750 या 760 आवर्स हैं, तो अगर गलती भी होगी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। ओके। और चलें तो फिर आज EC2 से थोड़ा सा स्टार्ट लेते हुए आगे चलें फिर वापस से। मतलब पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, EC2 हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक मशीन EC2 की बनाएं, ताकि आप लोग सब देख सकें और उसको कनेक्ट कर लें एक दफा, एंड देन फिर हम आगे चलते हैं अपने कोर्स के हिसाब से। ठीक है सर मेरा ख्याल है 5 मिनट वेट कर लें, क्योंकि काफी कम स्टूडेंट है मेरे ख्याल। अच्छा 31 है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, थोड़ी देर के बाद स्टार्ट कर लेते हैं। अभी कोई ऐसा कोई खास काम कर नहीं रहा तो टेंशन नहीं है उनको। अच्छा अच्छा, तो ये बताएं, जब तक के प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया आपने वैसे कोई मसला आ रहा है, ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आ रही हो? जी सर, ये EC2 पे इंस्टेंस बनाए थे, लेकिन अब वो जब हम उसके IP पे जाते हैं ना, तो वो टाइम आउट हो जाता है कुछ देर बाद, शायद उसके सिक्योरिटी इश्यूज कुछ आते हैं। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि ज्यादातर इन केसेस में ये होता है कि आपने उसको परमिशन नहीं दी होती, इसलिए वो टाइम आउट हो जाता है। सिक्योरिटी ग्रुप से आपको परमिशन देनी पड़ती है। जी वो देख लेता, भी देख लेता, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स आए तो थोड़ा सा ज्वाइन करते हैं, जब तक हम स्लाइड्स को रिव्यू करते हुए आगे चलते हैं। मेरी स्क्रीन को, सॉरी मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। ठीक है, ओके। अच्छा, तो होपफुली आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। चलते हैं AWS की प्रेजेंटेशन के ऊपर। ठीक है, EC2 टाइप देख लिए थे हमने। इंस्टेंसेस की टाइप होती है हमारे पास मुख्तलिफ। ये देखिए, ये वाला था सिक्योरिटी ग्रुप। तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड ट्रैफिक और आउटबाउंड ट्रैफिक बताते हैं। अगर ये नहीं बताते तो यूजुअली इसी वजह से हमारे पास टाइम आउट आना स्टार्ट होता है। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि सिक्योरिटी ग्रुप का मसला। आप चेक कीजिएगा, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक दफा रिवाइज भी हो जाएगी सारी चीजें। तो बाय डिफॉल्ट हमें डेफिनेटली 22 करना पड़ेगा। क्यों 22 करना पड़ेगा हमें? अलाउ सिक्योरिटी ग्रुप वो SSH कनेक्टिविटी। एग्जैक्टली 22 का पोर्ट का मतलब है SSH की कनेक्टिविटी। ठीक है, एंड 80 पोर्ट का मतलब HTTP। HTTP। ठीक है, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। कौन सी वाली आ रही है? क्या नजर आ रहा है? सिक्योरिटी ग्रुप्स डीपर डाइव। यस, स्लाइड्स पे ही ना। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप से रिलेटेड सारी चीजें ये हम देख चुके हैं। यस, आप लोगों ने होपफुली किया होगा। कितनी तरीके से हम इसको लॉग इन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं? एक तो हमने देखा था कि हम डायरेक्ट डैशबोर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा ही है ना? डैशबोर्ड में टर्मिनल से कनेक्ट कर सकते हैं। यस सर। एक हमने देखा था कि SSH के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। विंडोज के लिए हमारे पास, अगर आपके पास टर्मिनल SSH अवेलेबल नहीं है तो आपको बूटी यूज करना पड़ेगा, वरना आपके पास बैश के अंदर टर्मिनल मिल जाता है। ठीक हो गया। इंस्टेंस ऑन डिमांड, ये पता है इंस्टेंसेस ऑन डिमांड याद है सबको? EC2 ऑन डिमांड जो हम लोग अभी यूज कर रहे होते हैं वो ऑन डिमांड होती है। रिजर्व इंस्टेंसेस यूज करते हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। मैंने लास्ट क्लास में बोला था 6 मंथ भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो 6 मंथ वाला जो है वो AWS के ऊपर नहीं है, दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है। तो एक्चुअली मैं वो मिस हो गया था मुझसे कि Amazon 1 ईयर के लिए होता है और दूसरे क्लाउड्स के ऊपर हमारे पास 6 मंथ का भी ऑप्शन है। रिजर्व हम 4-6 मंथ कर सकते हैं, और इसके अंदर अप फ्रंट पेमेंट होती है, पार्शियल पेमेंट होती है और ऑल अप फ्रंट होती है। तो इस तरीके से इसमें भी बहुत आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप ऑल
अप फ्रंट कर देंगे तो इसमें ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि आप सबसे पहले ही पैसे दे देंगे 1 साल के, तो डेफिनेटली उसमें आपको डिस्काउंट अच्छा खासा मिलेगा। पार्शियल अप फ्रंट के अंदर थोड़ा थोड़ा, एंड नो अप फ्रंट के अंदर फिर उस हिसाब से प्राइसिंग डिपेंड करती है सारी चीजें, ठीक है। डिस्काउंट अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपकी आवाज़ तो बहुत क्लियर आ रही है, मगर थोड़ी सी ऊंची कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, शुक्रिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो स्पॉट इंस्टेंसेस में क्या होता है हमारे पास, इसमें हम लोगों को ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, लेकिन ये बहुत मतलब ऐसा है कि जिस तरीके से आपने कहा कि मुझे अभी ये वाला चाहिए, आपने एक अपनी प्राइस डाल दी कि लट से मुझे ये $4 में चाहिए, लेकिन अगर किसी ने बोला $5 में मुझे ये चाहिए, तो आपका इंस्टेंस ड्रॉप हो जाएगा, तो आपका डेटा किसी भी वक्त लूज हो सकता है, ठीक है। जिसने मैक्सिमम प्राइस में बिड की हुई होगी उसको इंस्टेंस फ्री वाला चले जाता है हमारे पास स्पॉट इंस्टेंसेस में। तो इसमें हम लोग ज्यादातर क्रिटिकल काम नहीं करवाते, हम ज्यादातर अपनी छोटे से जो जॉब्स करनी हो, कोई जॉब्स वगैरह वाले काम छोटे छोटे करने हो, लाइक बैच प्रोसेसिंग छोटी सी करनी हो, तो इस तरीके से जो काम आप समझते हैं कि यार ये ज्यादा है, वो नहीं है क्रिटिकल, तो आप वो कर सकते हैं। डेडिकेटेड होस्ट डेफिनेटली थोड़ा महंगा भी पड़ेगा, और लेकिन इसमें यह है कि आपके पास पूरा डेडिकेटेड होस्ट मौजूद होगा क्लाउड के ऊपर। डेडिकेटेड इंस्टेंसेस भी होते हैं, तो टू बी वेरी स्पेसिफिक वो इंस्टेंस आपके लिए होगा, होस्ट पूरी मशीन आपके लिए होगी। इसकी एक एग्जांपल में मैंने समझाने की कोशिश की थी ऑन डिमांड होटल के ऊपर। जिस तरीके से हम नॉर्मल रूम्स लेने जाते हैं होटल में, तो वो ऑन डिमांड होता है, रिजर्व में आप पहले से प्लानिंग करके रखे होते हैं। स्पॉट इंस्टेंसेस में ये होता है कि होटल में गए, अगर फारिग कोई रूम फ्री है तो आपको उसने दे दिया और अच्छे खासे डिस्काउंट पे। और डेडिकेटेड होस्ट यानी आपने पूरी बिल्डिंग अपने लिए बुक करवा ली है, तो वो आप यूज करेंगे। प्राइस कंपैरिजन है थोड़ा सा, ये देख लीजिएगा। हमारे पास कैलकुलेटर भी होता है AWS का, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। AMI अभी हम आते हैं इस पर थोड़ी देर में, पहले हम EC2 को रन करके देखते हैं। एक दफ़ा EC2 का फ्लो कंप्लीट करते हैं पहले वापस चला के, उसके बाद फिर हम AMI देखते हैं। AMI क्या चीज़ है, जो मैं लास्ट क्लास में हमारा आई थिंक टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ हो पाया था, वो यही था। एम आई राइट, जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा जी, तो आई थिंक स्टूडेंट्स तो हमारे पास ज़्यादा नहीं हुए, आई डोंट नो व्हाई। लगता है सब ईद ही मना रहे होंगे अभी भी। यस सर, अभी ईद चल रही है लोगों की। हाँ, आई थिंक ये कॉमन सेंस की बात थी ना कि हमारी संडे को क्लास होगी, मतलब बताने की जरूरत थी किसी को, मतलब मैनेजमेंट से कोई इन्फॉर्म करने की जरूरत थी इसमें। सर इन्फॉर्म किया था मैंने फेसबुक ग्रुप में कि एक से क्लासेस रिज्यूम कर दी जाएंगी। अच्छा, मैनेजमेंट ने इन्फॉर्म भी किया था, ओके। ईमेल तो नहीं किया, लेकिन फेसबुक पे किया था इन्फॉर्म। ओके, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है ना यार, ईद खत्म हो गई, रमजान हो गया, अब तो बस वर्किंग डेज स्टार्ट हो गए। वेल चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। EC2 का इंस्टेंस बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सबसे पहले हम चलते हैं EC2, यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये आ गया आपके पास EC2, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो EC2 के कंसोल के ऊपर चले जाएंगे, मैनेजमेंट कंसोल के ऊपर। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं स्टार का बटन, फेवरेट। अगर आप इसको फेवरेट करते हैं ना, तो यहाँ पे देखें आपके पास ये जो बार बनी हुई है ना, इसके अंदर आपके पास जो फेवरेट आपने क्लिक किए हुए होते हैं ना स्टार्स पे, वो आपको यहाँ शो हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, लेट से EC2, कोई भी EFS जो भी हम करके देखेंगे सारी चीजें, तो ये यहीं पे होती है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं क्लिक पे, वरना तो ये ऑप्शन तो आपके पास मौजूद ही है, ठीक है। EC2 पे चलते हैं, EC2 का एक इंस्टेंस बनाते हैं जल्दी से। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने अकाउंट बना लिया? सबसे पहले तो ये बता दे मुझे जल्दी से। यस ऐसा सर। है कोई जिसने अभी तक अकाउंट ना बनाया हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी को? किसी का जवाब नहीं आ रहा, तो इट्स मीन के काफी लोगों ने अकाउंट बना लिए होंगे। वेरी गुड, सबने बना लिया अकाउंट, आई थिंक होप। जबरदस्त जबरदस्त। चलें एक इंस्टेंस बनाते हैं, लॉन्च करते हैं इंस्टेंस को। ठीक हो गया जी, इंस्टेंस को नाम दे देते हैं।
यहाँ से आप अपनी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इमेज सेलेक्ट करते हैं। हमने रिसेंटली AWS लिनक्स यूज की थी, हमने AWS लिनक्स ले ली। 64 बिट लेनी है 64 बिट ले लें। ये दोनों इसके आर्किटेक्चर्स हैं। हम लोग x86 पे ही रहते हैं, जो नॉर्मली हम लोग सिस्टम में यूज कर रहे होते हैं। T2 माइक्रो ले रहे हैं क्योंकि फ्री है, हम इसको यूज कर सकते हैं इजीली, वरना दूसरे के ऊपर आपको चार्ज होगा डेफिनेटली। ठीक है, की पेयर अगर आप बता दें तो इसको कि लॉगिन के लिए कौन सा की पेयर यूज करना है, तो मुझे जहां तक याद है शायद मेरे पास होना चाहिए। मुझे 1 मिनट दें, मैं जरा चेक कर लूँ, मेरे पास मौजूद है तो मैं वही वाला पुराना यूज कर लूँ, वरना तो फिर मुझे एक नया बनाना पड़ेगा। कोई मसला नहीं है, नया तो भी चलेगा। किस नाम से? वेब लिनक्स सर्वर। ये ठीक है, मेरे पास मौजूद है। 2 भी है और ये भी है, ठीक है। और वेब सर्वर 3 भी है, देखते हैं वेब डैश सर्वर। हाँ, वेब सर्वर 3 भी मौजूद है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट्स हैं, यानी पैम फाइल्स होती हैं, ये आपके पास आ जाएगी। तो कोई भी आप अपनी क्रिएट भी कर सकते हैं, और जो पुरानी है आप उसको यूज भी कर सकते हैं। डेमो के लिए ज़्यादातर कोशिश करें कि बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा बना लिए तो वही आप यूज़ कर लें अपने प्ले के लिए, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये तीनों बनी हुई हैं, तो वेल ये भी है, तो यही पिक कर लेते हैं। एवरीवेयर SSH होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ से आप अपने पोर्ट्स भी अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क सेटिंग्स है इसकी, और अभी इसके साथ 8 GB का GP2 टाइप का रूट वॉल्यूम आ रहा है। आप और ऐड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरीके से और ऐड करना है। अभी हम यहीं तक रखते हैं सिंपल सा, जो इसका डिफॉल्ट है, और इसको हम कर देते हैं। इसमें एक चीज नजर आ रही है इसके अंदर, अभी देखते हैं इसको। Successfully launched, view all instances. ये आ गया इंस्टेंस हमारा। ये रहा इसका सिक्योरिटी ग्रुप में हमने 22 पोर्ट दी हुई है, ठीक है। पेंडिंग है, अभी रन हो जाएगा तो देखते हैं। ठीक है, ये चल गया हमारा। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने का ये रहा तरीका, एक तो आपको ये इंस्टेंस की आईडी दी हुई है, ये पोर्ट है, ये EC2 यूजर है। आप अपने पैम फाइल के साथ SSH क्लाइंट के साथ ये कनेक्ट करने के लिए ये रहा ऑप्शन। ये भी करके देख लेते हैं। हाँ, तो टर्मिनल ठीक हो गया जी, टर्मिनल में चलते हैं। शायद ये वाला काम तो ऑलरेडी मैंने किया होगा। आपको 400 परमिशन देनी पड़ती है अपनी सिक्योरिटी की को कनेक्ट करने के लिए, ये यूज करना है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया पूरा का पूरा। यहाँ पे आते हैं, मेरे पास फाइल पड़ी हुई है डाउनलोड। SSH जरा बताइएगा थोड़ा सा, मैं सॉरी, कुछ निकला हूँ। SSH क्या चीज होती है ये बताइएगा जरा सा। SSH एक्चुअली आप कनेक्ट करते हो अपने सिस्टम को सर्वर के साथ, ठीक है। जी जी सर, ठीक है थैंक यू। परमिशन डिनाइड पब्लिक की, दिस ओके। आई थिंक मुझे ये वाला काम सुनो अच्छा, फाइल नहीं मिल रही इसको एक्चुअली। ठीक हो गया जी, ये देखें मैं कनेक्ट हो गया। ये मैं हूँ अपनी Amazon के लिनक्स की मशीन के ऊपर। इसको अगर देखना चाहें तो हमारे पास होता है शायद LS।
इसका एक वर्जन देखने का तरीका होता है, एक मिनट मैं देख के बताता हूँ। चैट लिनक्स वर्जन, ठीक है। ये दो ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। कैट ओएस रिलीज या तो LSP अंडरस्कोर रिलीज माइनस, दोनों करके देख सकते हैं। टर्मिनल पे cc पेस्ट एंटर। तो ये देखें, ये वही वाली मशीन है जो हमने यूज की, Amazon लिनक्स जो हमने बनाई थी, ये उसके बारे में। एक तरीका ये होता है और एक होता है LSP माइनस है, LSP अंडरस्कोर माइनस, ये भी ये इसमें नहीं चल रही, ठीक है। तो इसमें OS रिलीज वाली चल रही है, कैट OS रिलीज, ये बता देती है आपके कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, कौन सा है व्हाटएवर, ठीक है। तो ये हम कनेक्ट हो गए तो हमारे EC2 इंस्टेंस के अंदर। अब मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ एग्जैक्ट, जैसे ही मैं बाहर निकला ये मेरे अपने मशीन के ऊपर आ गया, और तो ये एक तरीका था इसका कनेक्ट करने का। इंस्टेंसेस इस पे आते हैं, एक तरीका ये है कि हम डायरेक्ट ब्राउजर के ऊपर इसको कनेक्ट कर लाइक दिस। ये कनेक्ट हो रहा है, ये जिस तरीके से हमने टर्मिनल में कनेक्ट किया था SSH के थ्रू, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे हमें ब्राउजर में कनेक्ट करके दे दिया। कभी कभार बाय मिस्टेक ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कभी हो जाता है कि आपके पास कभी पेम फाइल आपकी मिस हो गई सिक्योरिटी की वाली, तो आप इसको कनेक्ट कैसे करें। तो फिर हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन ये जो लास्ट बचता है वो ये है कि हम इसको ब्राउजर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इसमें से जो डेटा है वो आपको चाहिए उनका व्हाटएवर जो भी है वो ले लें, एंड देन दूसरा इंस्टेंस खड़ा करें, ठीक। तो यहाँ पे जो हमने लास्ट कमांड यूज की थी, ये सारी कमांड्स, ठीक है, वही वाली कमांड हम यहाँ से भी यूज करके देख सकते हैं। जो काम हम अपने टर्मिनल से कर सकते हैं वो ब्राउजर से यूज करना है, ठीक है। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप्स, ये देखें अभी हमने नया बनाया था तो इसमें एक सिक्योरिटी लॉन्च विजार्ड के नाम से बना दिया, जिसके अंदर हमारे पास अभी 22 वाली पोर्ट वाला अवेलेबल होगा, ठीक है। अगर मैं इंस्टेंसेस में जाना चाहूँ तो इंस्टेंसेस में जाके भी देख सकता हूँ कि कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप अटैच हुआ, ये लॉन्च वन। क्या यहाँ पे मैं अपना सिक्योरिटी ग्रुप वो करवा सकता हूँ अटैच्ड? यस सर। पॉसिबल है कि मैं पहले सिक्योरिटी ग्रुप बनाऊं और फिर उसको ही अटैच करूं? ठीक है, चेंज सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे अभी ये है, अभी हमारे पास और कौन से अवेलेबल है, ये रहा SG वेब सर्वर, ठीक है। इस SG वेब सर्वर पे क्लिक करूंगा तो जो वेब सर्वर वाला हमारा है वो हम इसको ऐड सिक्योरिटी कर सकते हैं। अब ये लॉन्च विजार्ड जो था मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब है हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप वेब सर्वर, तो वेब सर्वर के अंदर हमारे पास आई थिंक 80 पोर्ट वगैरह भी होगी शायद, ये हमने लास्ट क्लास में बनाया था, तो देख लेता हूँ अभी क्या मौजूद है इसमें, कोई ऐसा मसला नहीं। मल्टीपल ऐड करने से क्या होगा, उनका यूनियन ले लेगा? सॉरी आपकी आवाज नहीं आई समझ। सर मैं कह रहा हूँ मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप्स ऐड करने से उनका यूनियन ले लेगा रूल्स का? हाँ एग्जैक्टली, हो सकता है कि आपने SSH के लिए अलग सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, वो वेब सर्वर के लिए अलग बनाया, वो किसी और के लिए अलग बनाया, वो तो आप चाहो कि एक एक करके आप अटैच करोगे तो वो सारे अटैच हो जाएंगे। और अगर एक ही दो में होंगे, यानी SG ग्रुप के अंदर पोर्ट 80 भी है और लॉन्च विजार्ड के अंदर भी 80 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डेफिनेटली 80 पोर्ट तो आपके पास वो जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर होता है एक ही प्रॉपर्टी होती है तो मर्ज हो जाती है, तो वही वाला काम हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ यहाँ से सिक्योरिटी ग्रुप को। लॉन्च जो इसने डिफॉल्ट बनाया था मैं डायरेक्ट बनाते वक्त भी दे सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद ये तो हमने सिंपल सा देखा EC2 इंस्टेंस कैसे बनेगा, उसको एक्सेस करना देख लिया सारी चीज।
अब मुझे बताएं यहाँ पे कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो किसी को, फिर मैं आगे चलूं इसलिए कह रहा हूँ। सर ये समझ में तो आगे क्लियर है, लेकिन अभी मैंने आपके साथ साथ बनाया तो उसमें भी वही इशू आ रहा है। अभी भी आपके पास मसला आ रहा है? जी, अब जो सा इशू है वो आप यहाँ टाइम से देखिए सिक्योरिटी के अंदर, यहाँ पे देखिए कौन सी पोर्ट्स अलाउ की हुई हैं आपने। सर यही है, तीनों यही है। एक SSH ही पे होनी मैंने चाहिए जो ना, 22 होनी चाहिए ना एक। जी उस पे मैंने इस बार जो ने अपना माई आईपी करके दिया है। नहीं नहीं, माई आईपी करने की जरूरत ही नहीं है, आप अलाउ करवाएं हर जगह से, सोर्स ऑल कहीं से भी आए। माई आईपी में भी हो सकता है कि आपने पब्लिक दी हुई है या प्राइवेट आईपी दी हुई है वहां पे। ठीक है, खैर देखते हैं इसको भी साथ साथ। अच्छा, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और इसको मैं टर्मिनेट भी कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं नया इंस्टेंस बनाने जा रहा हूँ, तो उसके साथ हमें क्या करना है मैं वो भी बता देता हूँ हाथों हाथ आपको, ताकि इसी स्टेप के अंदर हम लोग AMI को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी इंस्टेंस टर्मिनेट हो रहा है, तो अच्छी बात है, शटिंग डाउन होकर टर्मिनेट भी हो जाएगा होपफुली जल्दी। जब तक हम नया इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हम यूजर, दो चीजें देखेंगे अब इस वक्त। हम देखेंगे यूजर डेटा। यूजर डेटा याद है किसी को क्या होता है यूजर डेटा? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, नहीं याद? डिफॉल्ट कंटेंट या डिफॉल्ट फाइल दे देते हैं, लाइक हमने index.html दी थी। हाँ, यानी आप चाहते हो कि आपकी जब मशीन अप एंड रनिंग हो तो उसके साथ ही ये चीजें हो जाए। ठीक है, स्टार्टिंग में। ठीक, गुड हो गया। T2 माइक्रो ले लिया, अभी हमने वेब सर्वर 3 यूज किया था, वही यूज कर लेता हूँ, इसकी मुझे टेंशन नहीं है। यहाँ से अलाउ करना चाहूँ तो मैं अलाउ कर सकता हूँ, ये करेगा इसको। यहाँ पे मैं जाके इसको एडिट करूंगा, और एडिट करने के बाद मैं इसको क्या दे सकता हूँ, अपना ग्रुप दे सकता हूँ। सिलेक्ट एग्जिस्टिंग के अंदर हमारे पास SG वेब सर्वर था, ये मैंने वेब सर्वर ही दे दिया इसको। 8 GB। ठीक है भाई, ये एडवांस में चलते हैं। एडवांस के अंदर यूजर डेटा मिलेगा मुझे, इन सबको भी रहने देते हैं। ठीक है, ये रहा यूजर डेटा। तब यूजर डेटा के अंदर हम लोग देते हैं अपना यूजर डेटा। मैंने पहले से ही कॉपी करके रखा हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर बचा हुआ हुआ तो इधर, नहीं बचा हुआ मसला नहीं है, हमारे पास फाइल के अंदर मौजूद है, तो आप लोग भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। पेज 37 पे था आई थिंक। थैंक यू। अच्छा जी, तो इसको मैं जल्दी से कॉपी कर लिया इस तरीके से। इंस्टेंस में चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, लेकिन पेस्ट करने में ना इस दफा हम लोग की लास्ट वाली लाइन नहीं डालते। ठीक है, इसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों। बस काफी है, ठीक है, और हमें अभी इन सारी चीजों की टेंशन नहीं लेनी, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह आराम से। डन हो गया, इंस्टेंस बनेगा, एज सर्वर लग गया, वन ग्रुप लग गया, हमने अपना यूजर डेटा भी दे दिया। यूजर डेटा के अंदर हमने बताया कि भाई एक HTTPD अपनी वेब सर्वर इंस्टॉल करना और उसकी सर्विस को सिर्फ अनेबल करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस करते हैं जल्दी से। ओके, व्यू इंस्टेंस करते हैं। अब ये पुराना वाला, ये जो टर्मिनेट हो रहा है, अभी नया वाला आएगा नहीं, आए गया, ये रहा। इसकी पब्लिक आईपी है, हम इसको ओपन करके भी देख लेते हैं जल्दी से। आई थिंक अभी फेल होना चाहिए, 404 आना चाहिए, क्योंकि अभी HTTP सर्विस इंस्टॉल नहीं होती है हमारे पास।
अभी नहीं चल रहा, इसका रीजन यही है। तो ये रनिंग में आ गया, और यहाँ पे अगर मैं सिक्योरिटी पोर्ट इसकी देखूँ तो क्या मैंने 80 दी हुई है? बिल्कुल 80 दी हुई है। अभी तक सर्विस इंस्टॉल नहीं होगी, मशीन अपन सही है। अभी स्टेटस जो है वो इनिशियलाइजिंग दिखा रहा था, 2x2 नहीं हुआ है। हाँ स्टेटस अभी तक इनिशियलाइजिंग है। ठीक है, चलें इसको होने देते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि ये हमने मशीन बना ली और इस मशीन के अंदर हमने अपनी वेब सर्विस इंस्टॉल कर ली। अब क्या मुझे अगर दूसरी मशीन बनानी हो तो क्या मैं वापस से वही वाला तरीका यूज करूं कि वापस गया, वापस यूजर डेटा कॉपी पेस्ट किया एंड देन सो ऑन? इसके साथ जिस तरीके से अभी अगर आप सोचें, अभी आपके पास एक लिनक्स की मशीन थी अमेज़न की, और वही हम यूज कर रहे हैं, और उसी के यूज के अंदर ये कि हम लोग जब भी उसको यूज करते हैं तो सेम मशीन हमारे पास आती है। ऐसा ही है, क्या मैं अपनी इमेज बना सकता हूँ इस तरीके से कि जब भी मैं उसको यूज करूँ तो वहाँ वाला HTTP जो सर्वर मैंने बनाया हुआ है, जो सर्विस इंस्टॉल की हुई है, तो जब भी मैं इमेज से बनाऊँ तो यही वाली इमेज मेरे पास आ जाए? पॉसिबल है? आई थिंक पॉसिबल है। ठीक है, AMI का मतलब यही है, आपकी इमेजेस। ठीक है, Amazon ये रहा हमारे पास। अभी हम इसको करके देखते हैं ये कितना टाइम लगा रहा है इनिशियलाइज में। या खुल जाओ सिंपल। कुछ और गड़बड़ जरूर है जल्दी तरह। गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आपकी मशीन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, सर्विसेज इंस्टॉल हुई है नहीं हुई ये देखना है। पब्लिक आईपी यही है हमारे पास। ठीक है, तो होना चाहिए इसको। इंस्टेंस में गए, हमने जो 37 से कॉपी किया था HTTP तक, यहाँ तक तो काम हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं कि क्या ये सर्विस भी इंस्टॉल हुई है या नहीं, ये भी देख लेते हैं। आप कैसे देखेंगे, कोई बताएगा मुझे कि अगर मुझे देखना हो ये सर्विस इंस्टॉल हुई है नहीं? कनेक्ट पे क्लिक करें। मैं अभी टर्मिनल से कनेक्ट करता हूँ, ब्राउजर से कनेक्ट करके चेक कर लेता हूँ उसको जल्दी। चल गया इसका वेब पेज। चल गया? यस सर। चला, डिफॉल्ट तो आना चाहिए था। मेरे पास डिफॉल्ट लोड हो रहा है टेस्ट पेज। आपके पास हो गया? जी सर। हाँ, मेरे पास नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। होना चाहिए, मैं भी यही सोच रहा हूँ। खैर अभी देखते हैं। मैंने कोई डेटा कॉपी पेस्ट करने में तो मिस्टेक नहीं की थी? सिस्टम कंट्रोल स्टेटस HTTP चल डिफॉल्ट आना चाहिए। यस माय बैड, ये असल में डिफॉल्ट जा रहा है HTTPS पे, और HTTPS पे वो चलेगा नहीं, ये चलेगा HTTP पे। ठीक है, ये मसला था। आई समझ में बात? क्योंकि ये जो वेब सर्वर है वो डिफॉल्ट किस पे होता है? HTTP पे होता है ना। यस सर। और ये रिक्वेस्ट कर रहा था HTTPS के ऊपर। अपाची वेब सर्वर है। ठीक तो है, ये तो ये भी हमने क्या होता है थोड़ा बताइए। वेब सर्वर, आप अपनी वेब होस्टिंग जहाँ पे करते हैं ना, ये वो है अपाची। ठीक है, अपाची यानी अभी लिनक्स के अंदर सर्विस का नाम HTTPD के नाम से है। तो ये एक वेब सर्वर है जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। देखिए, हम कहते हैं हमने नोड का सर्वर बनाया, हम कहते हैं हमने फ्लास्क का सर्वर बनाया, लेकिन ये अपाची क्या चीज है फिर? अगर हम ये अपाची भी लैंग्वेज है क्या? ये नहीं लैंग्वेज नहीं, वेब सर्वर है होस्टिंग के लिए। देखिए, आप जो अपना नोड का सर्वर बनाते हैं
तो आप अपना जो सर्वर बनाते हैं तो आप अपनी जो उसके अंदर पेजेस होते हैं वो आप सर्व किससे करवाते हैं? नोड से करवाते हैं ना? यस सर। ठीक है। या फ्लास्क में बनाएंगे तो आप अपने जो पेजेस सर्व करवाएंगे वो फ्लास्क की मदद से करवाएंगे। अगर ना आपके पास नोड है ना फ्लास्क है तो फिर अगर आपको अपनी वेबसाइट कहीं पे डाल के डिप्लॉय करनी है तो कैसे करेंगे? तो इस तरीके से अलग अलग सर्वर्स हमारे पास मौजूद है, अपाची है और एनजिनिक्स है, ये सारे काम हम इसके थ्रू करवाते हैं फिर। ठीक है। अमेजोन वगैरह क्या कर रहे हैं काम, अगर यही अपाची इंडेक्स सर्वर का पहुंचा हुआ है? सॉरी वापस बोलिएगा। अमेजोन क्या कर रहा है फिर अंदर दरमियान में, अगर अपाची पे हमने होस्ट करना है? ये तो सर्वर है ना, अपाची तो सर्वर है, इसी के ऊपर होस्ट होगा ना। अमेजोन जो कर रहा है वो क्या होस्ट, उसने भी अपना कोई सर्वर बनाया होगा, जरूरी थोड़ी है वो अपाची यूज कर रहा हो, उसने अपना कोई सर्वर बनाया हुआ होगा फिर। जिस तरीके से नोड है, फ्लास्क पे हम लोग अपने सर्वर्स बनाते हैं लाइक दिस। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। अमेजोन आपको मशीन प्रोवाइड कर रहा है, फिजिकल या वर्चुअल। अपाची हम उस पर इंस्टॉल करते हैं ताकि वो हमारी रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके। अच्छा, आप उस सेस में पूछ रहे हो? ओके, मैं तो समझा अमेजोन के क्लाउड का पूछ रहे थे आप। खैर हाँ, ये अमेजोन के ऊपर तो आप अपनी इंस्टेंसेस बना रहे हैं ना, इंस्टेंस के ऊपर वर्चुअल मशीन बन गई आपके पास। वर्चुअल मशीन तो खाली वर्चुअल मशीन है ना, अभी जिस तरीके से हमने अभी इसके अंदर वेब सर्विस इंस्टॉल की हुई है, तो ये हमारे पास ये टेस्टिंग वाला पेज चल रहा है। और इससे पहले अगर मैं डायरेक्ट अमेजोन की कोई भी इमेज उठा के करूंगा तो उसमें वेब सर्वर मौजूद नहीं होगा आपके पास, तो वो चलेगा नहीं। अब देखें, पहले जो मैं करता था, ये वाला जो हमने बनाया था, इसके अंदर HTTP की सर्विस इंस्टॉल नहीं होती थी, लेकिन इसके अंदर मैंने की है तो ये हमारे पास एक डमी पेज आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस इमेज से, इस इंस्टेंस से इसकी इमेज बनाता हूँ। कैसे बनेगी इसकी इमेज? एक्शन, राइट क्लिक, इमेज एंड टेम्पलेट्स, मैं कहता हूँ क्रिएट इमेज कर दो। ठीक है, इसको नेम दे देते हैं Amazon -HTTPD। ठीक है, हमारे वेब सर्वर इंस्टॉल्ड। कुछ नहीं करने की जरूरत, टैग करना होता है आप अपनी मशीन्स को टैग कर सकते हैं, इमेज को, लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ भाई ऐसा है, सिंपल सा लेके चलो। ठीक है, अब हम चलेंगे AMIs के अंदर। तो आप देखिएगा AMIs के अंदर आपके पास एक स्क्रीनशॉट, एक स्नैपशॉट आ गया आपकी इमेज का। अब मैं जब जो नई मशीन बनाऊंगा वो मैं Amazon की इमेज को पिक नहीं करूंगा, अब मैं अपनी इस वाली इमेज को पिक करूंगा जिसका नाम होगा Amazon HTTPD इमेज। अच्छा, इसको रीनेम कर देता हूं ताकि ये भी सेफ है। कभी भी आप देखते हैं कि आपका नाम यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो आप जब भी टैग्स आ रहे हो ना, टैग के अंदर कैपिटल N के साथ नेम लिखेंगे और वो टैग लिखेंगे तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छे शॉर्ट ट्विक्स हैं ये। ओके, अब हम चलते हैं इंस्टेंस पे। होपफुली बन चुका होगा ये। लॉन्च करते हैं न्यू इंस्टेंस। खुल जाओ सिम। यहाँ पे आके हम इसको कहते हैं कि HTTPD मशीन, और इसके अंदर ले लेता हूँ माई। ठीक है, और ये रही आपकी माई AMI, और ये रही आपने जो अभी बनाई है AMI। इसको मैंने सिलेक्ट कर ली और मुझे कुछ भी नहीं करना, सब डिफॉल्ट चला रहा हूँ। और यहाँ पे जाके मैं सिर्फ एक काम करूंगा, उसके अंदर वेब सर्विस तो इंस्टॉल्ड ही होगी ना डेफिनेटली। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, पेज देना है, ये वाला। लेकिन यहाँ पे एक मसला आएगा। क्या मसला आएगा? अगर मैं डायरेक्ट इस तरीके से करूंगा तो ये वेब सर्विस इंस्टॉल करने से पहले ये स्क्रिप्ट रन हो जाएगा? नहीं होगा तो वेब सर्विस के बाद, जब इमेज चलेगी उसके बाद ही ये काम करेगा। अभी मसला ये होगा कि ये, हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये कमांड तो डाल दी लेकिन मैंने इसको बताया नहीं है कि ये जो फाइल है ये है कौन सी, मतलब ये जो स्क्रिप्ट चला रहा हूँ ये क्या है, बैश है या कोई जावा स्क्रिप्ट है या क्या है या कुछ भी, उसको नहीं पता। उसके लिए टेक्स्ट फाइल है। इसको बताने के लिए मुझे किस तरह बताना पड़ता है, फाइल के स्टार्टिंग में मुझे ये वाला टैग लगाना पड़ेगा, बिन बैश। अब ये बताएगा कि यार ये बैश की फाइल है, तो ये इसको रन करेगा तो ये ऑटोमेटिक बैश की फाइल रन होगी और ये आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं लॉन्च करता हूँ।
कोई चीज मिस कर दी मैंने? ईपीआई पे बता देता हूँ सर्वर 3। एक और चीज है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में मैं उसको बता देता हूँ भाई, जो मेरा सिलेक्टेड एग्जिस्टिंग है वही ले लो, जो कि एज जी सर्वर है, बस काफी है। इसको मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। लॉन्च फील्ड पेंडिंग। अच्छा, अभी ये इमेज अभी कंप्लीट नहीं हुई है, पेंडिंग में है। अभी मैं देखता हूँ उस इमेज की स्टेटस क्या है। इमेज इमेज एएमआई, अब स्टेटस अवेलेबल हो गया। जिस वक्त मैं कर रहा था उस वक्त अनअवेलेबल होगा। ठीक है, कोई मसला नहीं। वेब डैश सर्वर इंस्टॉल्ड, ठीक है। माई एएमआई, ठीक है, यही वाला लेना है मुझे। HTTPD इंस्टेंस यही लेना है। की पेयर मुझे वही दे दो भाई, पुराना वाला। इसके अंदर आते हैं सिलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप, जो मैंने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया हुआ है मुझे वो सिलेक्ट करना है, और कुछ नहीं करना। डेटा में जाना है, बैश एंड देन कॉपी दिस लाइन एंड पेस्ट ओवर हियर। इन्वर्टेड कॉमास में चेंज कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैंने प्रेजेंटेशन से कॉपी किया हुआ था तो इन्वर्टेड कॉमास की शक्ल कुछ और होती है। ठीक है, ये हो गया। पहले मेरी इमेज कंप्लीट नहीं बनी हुई थी तो इसलिए वो बनाया नहीं इसने इंस्टेंस। अब मैं देखता हूँ कि इसने इंस्टेंस बनाया है या नहीं। नहीं, इंस्टेंस तो बना ही लेगा खैर। अब मुझे सिर्फ ये चेक करना है, क्या चेक करना है कि अभी मैंने इसके अंदर क्या लास्ट लाइन जो है वो हाँ चल रही है कि नहीं? हाँ, क्या मैंने इसके अंदर अपनी वेब सर्वर इंस्टॉल किया? नहीं, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है क्योंकि इमेज बना हुआ था ना। हाँ, मैं यही सवाल था, क्योंकि देखें मैंने वही वाली इमेज ली है जिसमें मैंने वो वाला अपना HTTP सर्वर इंस्टॉल्ड है। अब मैंने जो नई इमेज बनाई है इसके अंदर मैंने सर्वर इंस्टॉल नहीं किया, मैंने सिर्फ एक इंडेक्स की फाइल को चेंज किया है। वहां पे जो टेस्ट वाली इंडेक्स की फाइल आती थी, अब यहाँ पे ये जो मैंने स्ट्रिंग लिखा हुआ है होस्ट नेम वाला वो आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड वाला। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा जी, इसको ओपन करके देखते हैं। ये भी HTTPS पे ये फाइल लिख लीजिएगा आप लोग भी। ये देखें, जो पुराना वाला है जो वेब सर्वर है उसमें लाइन नहीं मैंने कॉपी की थी, तो ये सिंपल सा वेब सर्वर इंस्टॉल हुआ था जिसका डमी पेज आता है, वही है इसका डिफॉल्ट पेज। और ये इसमें मैंने पेज चेंज कर दिया अपना इंडेक्स का, तो ये देखें इसमें आ रहा है हेलो वर्ल्ड फ्रॉम IPThis। तो ये इसका एक फायदा हो गया कि आप अपनी कोई भी इमेज बना सकते हैं और उसको मार्केट प्लेस पे भी डाल सकते हैं सेल के लिए। आपने कोई ऐसी चीज बना ली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इमेज लोगों के लिए काम आता है। जैसे इसके अंदर एक और चीज दिखाता हूँ आपको, इमेजेस के अंदर लॉन्च करते हैं इमेज का। इमेजेस ये रिसेंट इमेज, क्विक सर्च, ब्राउज करते हैं मोर में। ठीक है, ये आ गए आपका इमेज, और यहाँ पे हम सर्च का भी ऑप्शन है ना, ये रहा। हम कहते हैं यहाँ पे गेट, मार्केट के अंदर, ये सॉरी AMI मार्केट के अंदर देखें, ये GitLab कम्युनिटी आइडिया। ये क्या करता है, किसका आइडिया है इसका? ऐसे ही थोड़ा सा जो भी आइडिया हो। सही है, गिटहब की तरह का प्लेटफॉर्म। जस्ट लाइक गिटहब। यस यस, बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये अब सर्वर जो आप बनाएंगे ये किसका सर्वर होगा? अभी हम जो गिटहब पे पुश करते हैं तो वो तो पब्लिक सर्वर गिटहब का बना हुआ है, आप उस पे काम कर रहे हैं ना। ये आप अपना सर्वर बना सकते हैं अपना, और आप अपनी रेपोज अपनी होस्ट करवा सकते हैं अपने सर्वर के ऊपर। ये देखिए, ये इसकी बनी बनाई इमेज मौजूद है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप अपनी इमेजेस बना सकते हैं। ये सारी इमेजेस देखें बनी हुई मार्केट प्लेस के ऊपर। आई थिंक लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था शायद, याद नहीं मुझे। जैसे ये CMS कोई है, आपको वर्डप्रेस का CMS चाहिए तो वो भी शायद आई थिंक बनी बनाई मशीन मिल जाएगी उसकी, किसी ने बनाई होगी, डेफिनेटली होना तो चाहिए। हाँ, ये देखें बनी बनाई मशीन अवेलेबल है, सिर्फ आपको इस मशीन को अपना T2 माइक्रो इसके ऊपर रन करना है, इमेज ये वाली सिलेक्ट करनी है,
यूज इट, सिंपल। सर उबुंटू की भी इमेज हमारे में मौजूद थी इसी तरह से, किसकी, सॉरी? उबुंटू की। हाँ यूबंटू है ना, ये तो ये पड़ी हुई यार, सबकी इमेजेस मौजूद हैं। ये देखें, लिनक्स है, यूबंटू होगी, फेडोरा होगी, रेड हैट होगी, सीडी करते हैं लेकिन ये देख लीजिएगा फ्री वाली। उबुंटू जो करते हैं हम उसके अंदर वो इसी तरह यही इमेज होती है। हाँ हाँ बिल्कुल यही होता है, जेनकिंस वगैरह आप जो यूज करते हैं वो सारी लिनक्स के ऊपर ही चल रहा होगा, ठीक है। आप कोई फ्री टायर वाली कोई भी यूज कर लें आप, तो मसला ही नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, AMI देखा आज, EC2 हमने पहले भी देखा था, खैर हमने इंस्टेंसेस दोबारा बनाया, यूजर डेटा देख लिया एक दफा, सिक्योरिटी ग्रुप देख लिया, और AMI। अभी तक ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आई हो, क्योंकि फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं तो लेट ज्वाइन हुआ तो काइंडली रिपीट कर सकते हैं थोड़ा सा, और रिव्यू दे रहे हैं छोटा सा। बस हमने अभी कुछ खास काम नहीं किया हुआ, हमने सिर्फ EC2 इंस्टेंसेस दोबारा से बनाए थे, और EC2 इंस्टेंसेस बनाने के बाद हमने AMI बनाई थी अपनी इमेज की। किस तरीके से बनाई थी, हम अपनी किसी भी इमेज को मतलब अपनी क्रिएट इमेज कर देते हैं, इससे क्या करेगा, ये करंट आपकी जो स्टेट होगी इंस्टेंस की, उसकी एक इमेज बना देगा, और वो आपको इमेज कहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, AMI के अंदर। फिर अब नेक्स्ट टाइम अपना इंस्टेंस बनाते हैं, तो जिस तरीके से हम अभी लिनक्स की अमेजोन का लिनक्स यूज करते थे डिफॉल्ट, उस तरीके से आप अपने वाली कोई भी इमेज को यूज कर सकते हैं जो आपने बनाई है। लाइक सबको, किसी को पता है ISO फाइल्स होती हैं विंडोज वगैरह की, लिनक्स वगैरह की? जी सर। यस सर। किसी को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो टेंशन वाली बात नहीं है, कि जो भी हम अपनी ये विंडोज की, लिनक्स की, इस तरीके से जो फाइल होती है उसकी हम ISO बनाते थे पहले किसी जमाने में, तो ये समझने के हिसाब से आपने अपनी ही सिस्टम की एक ISO फाइल बना दी, जिसकी मदद से आप वापस इससे एक इमेज क्रिएट करते हुए आप अपनी एक विंडोज को बना रहे हैं, लिनक्स को यूज कर रहे हैं। तो जैसे VMware वगैरह में हम लोग यूज करते हाँ हैं, एग्जैक्टली, स्नैपशॉट्स लेते हैं, यस यस बिल्कुल बिल्कुल सेम। तो ये हम जितनी मर्जी फ्री में बना सकते हैं, सॉरी, इसका कोई लिमिट है? नहीं कोई लिमिट ये जो नहीं, इमेजेस हैं तो मतलब ये स्टोर तो कहीं पे होती होगी ना, तो स्टोरेज की हमें कोई कॉस्ट नहीं पड़ती? वो तो डेफिनेटली, वो तो अपनी जगह पे है ना, मतलब ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आप 10-15 बनाए। हाँ डेफिनेटली विंडोज इंस्टॉल करके देख सकते हैं इंस्टेंट विंडोज के, ये आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि स्कोप से बाहर है हमारे ना, ये आप लोग प्ले करके लिए देख सकते हैं, फ्री इंस्टेंसेस मौजूद है, कोई भी विंडोज का आप जो भी फ्री अवेलेबल है आप करके देख लीजिएगा उसको। सर चलती है, मैंने किया ट्राई पहले, चल गया एक्चुअली विंडो मैंने तो उसको ना रिमोट टर्मिनल से कनेक्ट करके ना, तो वो भी चेक, हर चीज वर्किंग कर रही हो, तो इंटरनेट की स्पीड 300 Mbps आती है, बहुत मजे की। बाकी रैम रोम कम होती है, थोड़ी सी हैंग करती है, लेकिन चलती है। जबरदस्त जबरदस्त, देखें तो ये ट्राई तो आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि एक दफा आपने सीख लिया कि इमेज कैसे बनती है, तो आपने आगे जाके तो सारे काम आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ, कहाँ गए हमारी स्लाइड्स? ये AMI देखी, Amazon मशीन्स इमेज है हमारे पास, कस्टमाइज कर सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल है, आप अपने लिए भी रख सकते हैं, और मार्केट प्लेस के ऊपर भी आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन है इसके। ये अभी हमने सारी चीजें करके देख ली डायरेक्टली। EC2 इंस्टेंस स्टोरेज, EBS बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आप तवज्जो दीजिएगा। जिस तरीके से हम अपने सिस्टम के अंदर USB वगैरह नहीं अटैच करते हैं डेटा कॉपी करने के लिए या डेटा सेव करने के लिए, तो आप हमारे केस में हम यहाँ पे EBS को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। EBS वॉल्यूम्स होते हैं हमारे पास, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ये वॉल्यूम्स है, नेटवर्क ड्राइव होती है, यू कैन अटैच अपने सिस्टम्स के साथ अटैच कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, EBS में ये प्रॉब्लम है कि एक वक्त में आप इसको एक इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल इंस्टेंसेस के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। ये क्लियर है? ये रहा, यू कैन ओनली वन इंस्टेंस एट अ टाइम, ठीक है।
स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन, हाँ इसके अंदर एक ये भी चीज है कि ये टू बी वेरी स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन पे है। जिस तरीके से अगर आपका जोन ए है तो अगर आपने स्टोरेज ए पे बनाई है तो वो सिर्फ ए के लिए अवेलेबल होगी, और जोन बी पे बनाई है तो वो सिर्फ और सिर्फ बी के लिए अवेलेबल होगी। ठीक है, तो ये टू बी वेरी स्पेसिफिक जोन के लिए है। 30 GB हमारे पास फ्री अवेलेबल है, जनरल पर्पस SSD। ठीक है, जनरल पर्पस, इसमें टाइप्स देखी थी हमने। अभी हमारे पास, मैं अभी कंसोल पे नहीं जा रहा, सिर्फ पूछने के लिए अगर किसी को याद हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इंस्टेंस में हमारे पास हार्ड ड्राइव थी, हार्ड ड्राइव की मैंने कहा था ये टाइप है, किसी को याद है कौन सी टाइप थी वो? कोई बात नहीं, दिखा देता हूं। याद आया किसी को? GP2। यस सर। ठीक है, GP2 इसकी एक टाइप है। ठीक है, मैंने अपना सारा क्लीन कर दिया, अपनी मशीन्स को टर्मिनेट कर दिया, जो EMI बनाई थी वो मैंने डिलीट कर दी ताकि मेरे पास क्लीन हो, ताकि कोई चार्ज वार्ज हो ना मुझे। ठीक है, खैर मुझे कहीं से गिफ्ट मिले भी हैं, फ्री आवर्स, कुछ क्रेडिट्स मिले हुए हैं, लेकिन क्यों जाया करना। आगे चलते हैं थोड़ा सा, हम कहाँ पे जा रहे थे? GP2 टाइप्स के ऊपर। ठीक है, अभी तो मशीन डिलीट हो गई होगी या है तो देख लेते हैं। स्टोरेज, ये देखें EBS, लेकिन ये मैंने डिलीट कर दिया तो इसमें कोई टाइप शो नहीं कर रहा आपको। खैर करवा देंगे, कोई मसला नहीं है। एक इंस्टेंस वापस बना लेते हैं। देखिए इसमें ये एक अच्छी चीज है, क्लाउड के ऊपर जितने दिल चाहे आप लोग इसके साथ प्ले कर सकते हैं। ठीक है, डेमो करने जा रहे हैं हम लोग। लिनक्स ले लिया, और T2 माइक्रो चाहिए, की पेयर देना होगा तो की पेयर में दे देता हूँ जो मेरे को पहले से मौजूद है, सिलेक्ट करके वेब सर्वर ले लिया। ठीक है, ये देखें ये रहा 8 GB का। टाइप कौन सी यूज हो रहा है? जनरल पर्पस है, ये जनरल पर्पस GP2 है। ठीक है, GP2, और अभी जो हमारे पास एक और भी है GP3, वो भी हम डिस्कस करते हैं। ये वर्जन से GP2 एक पुराना वर्जन है, GP3 एक लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, और फ्री ड्राइव के अंदर हमारे पास 30 GB होती है। आगे चलते हैं। EBS वॉल्यूम इज नॉट अ फिजिकल ड्राइव, डेफिनेटली नेटवर्क ड्राइव है ये। लॉक इन अवेलेबिलिटी जोन है, और हैज प्रोविजन कैपेसिटी ऑफ GB एंड IOPS। ठीक है, यू गेट बिल्ड प्रोविजन कैपेसिटी, कैपेसिटी के हिसाब से, यानी आपकी हार्ड ड्राइव अगर आपने 8 GB ली हुई है, 80 GB लेंगे तो आपको उस हिसाब से प्राइस होती है इसकी। EBS वॉल्यूम एग्जाम्पल, ये क्या कह रहा है? कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, और इसमें लिखा हुआ भी है। क्या लिखा हुआ है? दैट कैन बी माउंटेड टू वन इंस्टेंस एट अ टाइम। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक इंस्टेंस के साथ दो अटैच कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? यस सर। कैसे? सर वो तो एक से ही कनेक्ट है ना। हाँ सर वो एक से कनेक्ट है, ये दूसरे के साथ नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। क्या अगर ये इसके साथ कनेक्ट है तो क्या ये इसके साथ कनेक्ट हो सकता है दूसरे इंस्टेंस के साथ, अगर ये एक ऑलरेडी कनेक्टेड है तो? नो सर। नो, नहीं हो सकता। ठीक है, ये याद रखने वाली बात। और ये देखें जोन वाइज है, ये ईस्ट US ईस्ट A1 के अंदर है, तो आप ये वाली जो EBS है वो 1B के अंदर यूज नहीं कर सकते। इसको भी हम देखते हैं, ये अवेलेबल ही नहीं होगा। ठीक हो गया, डिलीट और टर्मिनेशन। ठीक है, अब इस पे आते हैं। पहले तो मैं इंस्टेंस बना लिया, जल्दी से बन गया या नहीं बना मुझे देखना है। कहाँ गया जनाब? ठीक है, ओके, ये इंस्टेंस बन गया। ठीक है, अभी हम चलते हैं EBS पे, अपने इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज पे। ये रहा वॉल्यूम। अगर आप यहाँ पे देखें, तो बताया कि ये फिजिकल नहीं है, नेटवर्क ड्राइव है दोस्त, फिजिकल नहीं है। लिखा हुआ उसमें नॉट अ ठीक है। तो ये देखें GP2 तो टाइप है ना इसकी,
इसके फायदे और नुकसान वो भी हम देखेंगे। खैर अभी ये याद रखिए GP2 टाइप है और ये इन यूज है। ये इन यूज क्यों है? अगर आप देखें इसकी वॉल्यूम आईडी, ये वाली वॉल्यूम आईडी है, ये अटैच कहाँ पे होगी आपके पास? इस इंस्टेंस के अंदर स्टोरेज। तो क्या यही है FE और ये हमेशा रूट पे होती है, ठीक है। ये रहा XD EBS एंड कहाँ गया, वॉल्यूम पे चलते हैं तो ये देखें FE GP2 ये इन यूज है। अब हम एक नया क्रिएट कर लेते हैं, जनरल पर्पस ही ले सकते हैं, ये सारे दूसरे भी हैं, इसको भी हम छोड़ देते हैं। अभी हम जनरल पर्पस लेते हैं और हम ले लेते हैं सिंपल सा 2 GB। अब हमारा इंस्टेंस किस पे मौजूद है पहले वो देख लें आप लोग, किस पे मौजूद है? अवेलेबिलिटी जोन हमारा इंस्टेंस का US ईस्ट 1D, ये देख लीजिएगा, ये यहाँ पे भी यही होगा वरना तो ये अटैच्ड ही नहीं, ठीक है। US ईस्ट 1D। अब हम इसको पहले एक बनाते हैं इसी जोन में US ईस्ट 1D में और एक बनाते हैं किसी और जोन में, ठीक है, ताकि आप लोग चेक कर सके कि क्या वाकई में जोन वाइज चल रहा है या नहीं चल रहा है। पहले तो D में बनाते हैं, ठीक है, 1D। नो स्नैपशॉट कुछ भी नहीं चाहिए, इसको टैग दे देते हैं नेम EBS, ठीक है जी। और ऐसी कोई चीज रहता नहीं, ठीक है। इंक्रिप्शन अभी हमें करने की जरूरत नहीं है, डेटा इंक्रिप्ट हो जाएगा वरना। ये बन गया। ये किसमें बनाया हमने? USD 1D के अंदर। अब बनाते हैं एक 1A के अंदर, दिस 1A के अंदर ये इसको 2 GB बना देते हैं। 1A के अंदर है, इसको हम कह देते हैं EBS आउट ऑफ जोन, ठीक है। तो एक इन जोन है, एक आउट ऑफ जोन है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने इंस्टेंस के ऊपर, बल्कि इंस्टेंस पे नहीं, वॉल्यूम से कर लेते हैं। वॉल्यूम पे जाते हैं हम, यहाँ पे करते हैं राइट क्लिक अटैच वॉल्यूम, ये रहा। अब देखिए मैं इन जोन, ठीक है, तो ये बता रहे हैं यहाँ पे इसको अटैच करेंगे तो ये अटैच आएगा। इसको कर भी देता हूँ ताकि हम लोग देख सकेंगे। इसको अटैच पे जाता हूँ तो मैं नहीं आ रहा। मेक सेंस? आगे चलें। टू बी वेरी स्पेसिफिक, जिस जोन में होगा ये उसी जोन के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। सर काइंडली आउट जोन का स्टेटस तो चेक कीजिएगा प्लीज, वो वहाँ पे क्रिएटिंग नजर आ रहा था, शायद उस वजह से भी है। ओके थैंक यू। ये देख अवेलेबल है, ठीक है, ये अवेलेबल है और इस पर राइट क्लिक करके अटैच कर लेता हूँ और ये इंस्टेंस देख लें, ये जोन वाइज चलता है EPS आपका। तो अब ये जोन वाइज है तो इसमें अगर अगर मैं कोई अपना इंस्टेंस इस जोन में बनाऊंगा तो डेफिनेटली ये इधर शो हो जाएगा मेरा इंस्टेंस। मैंने अभी नहीं बनाया तो इसलिए नहीं शो रहा। अच्छा, अभी जो मैंने अटैच किया मैं वो देखता हूँ कि क्या वो वाकई में अटैच हुआ या नहीं हुआ मेरे सिस्टम के। ये रनिंग इंस्टेंस है, इसके अंदर हम चलते हैं स्टोरेज के अंदर। तो अब देखें इसमें आने चाहिए आपके पास दो, ठीक है। ये देखें खाली एक 8 GB की जो डिफॉल्ट आई हुई थी और एक हमने जो 2 GB की अटैच की हुई वो ये थी। अब मजे की चीज है कि ये हमारे स्कोप में नहीं है, यानी हमारे एग्जाम में भी नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को ये करना है और नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना है। अब ये हमने अटैच तो कर लिया, अब मैं इसको यूज कैसे करूं? सिस्टम के अंदर भी तो मुझे चाहिए होगी ना, यानी अगर मैं लिनक्स के कंसोल में जाता हूँ, यानी कंसोल से मतलब के टर्मिनल में जाता हूँ, मशीन के अंदर जाता हूँ, तो मेरे पास एक तो 8 GB की नजर आ रही है, ये जो दूसरी मुझे 2 GB की नजर आ रही है, मुझे इसको एक्सेस भी तो करनी है। कैसे करूंगा? माउंट करेंगे सर, माउंट करेंगे, लेकिन ये
इसको फॉर्मेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए काम है, ये जरूर देखिएगा। हम सर्च करते हैं फॉर्मेट EBS वॉल्यूम टू अटैच ऑन EC2 इंस्टेंस, ठीक है। तो ये देखें, ये अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल है, सारी चीजें इसकी अवेलेबल है। तो ये करने से आपको ये फॉलो करेंगे और आपके पास ये पार्टीशन एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव होने के बाद आप देख लीजिएगा कोई डेटा वेटा बना के एक फाइल वाइल, तो जैसे अगर फाइल सेव होगी इसका मतलब आपने काम सही किया होगा। और फिर उसको टेस्ट करने का दूसरा तरीका क्या है कि जो आपने फाइल बनाई है क्या वो वाकई में सही चल रही है या नहीं। क्या इसको मैं डी अटैच करके दूसरे इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, लाइक अ यूएसबी में यही होता है ना, एक सिस्टम में लगाया डेटा लिया, दूसरे सिस्टम में लगाया, कॉपी करके पेस्ट करके। ये कर सकते हैं लेकिन उसी जोन में होना चाहिए। हाँ, जोन में होना चाहिए। तो ये वाला एक एक्सरसाइज आप जरूर कीजिएगा ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अभी मतलब ये हमारे स्कोप में नहीं है, स्कोप से मतलब ये है कि हमारे एग्जाम में ये नहीं आएगा AWS के, तो इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग करके देखिएगा आराम से, ठीक है। सर एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। सर ये जो हम AWS अभी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, इसके बचा बाद ये मुकम्मल हो जाएगा हमारा सेशन AWS का, उसके बाद हम सर इसमें क्या हमारे पास एबिलिटी आ जाएगी, स्किल आ जाएगी कि हम किस काबिल हो जाएंगे? यार इंशाल्लाह काफी बेहतर हो जाएगा। आपको अभी तो AWS के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो काफी हद तक चीजें काफी पता चल जाएंगी आपको। और उसके बाद मजे की बात है कि आप अगर थोड़ा सा काम करते रहेंगे तो आपका हैंड्स ऑन भी हो जाएगा और आपको अच्छी मतलब AWS टू बी वेरी स्पेसिफिक, आपको AWS की अच्छी जॉब मिल जाती है। लाइक जिस तरीके से हम कहते हैं ना रिएक्ट का डेवलपर चाहिए मुझे, नोड का डेवलपर चाहिए, उस तरीके से AWS की क्लाउड वाला बंदा भी चाहिए होता है जिसको AWS की क्लाउड की नॉलेज हो, वो काम कर सकता हो। और बहुत डिमांड है इसकी, क्योंकि आप जिस कंपनी में जाओगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मुझे T2 माइक्रो यूज करना है, यहाँ पे मुझे क्या यूज करना है, किस तरीके से मैं पैसे बचा सकता हूँ कंपनी के। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी है सारी चीजें। अच्छा सर, हम ये क्लाउड प्रैक्टिशनर बनेंगे, ये जो हम जो भी कर रहे हैं इसके बाद, क्योंकि वो ज्यादा AI है, ML है, वो इस तरह की काफी ज्यादा जो चीजें थी, इसलिए मैं कंफ्यूज सब पूछने की पूछा था चीजें आपसे। हाँ ऐसे ही है, यहाँ पे आप करेंगे तो आप अगर ये सारी चीजें करेंगे तो आप बनेंगे AWS सर्टिफाइड वेब डेवलपर, ठीक है। ऐसे ही ये नाम से ही ध्यान में नहीं आ रहा। ये AWS के साथ हमें रिएक्ट भी आना जरूरी है, मतलब कि वो एक अलग टेक स्टैक है कि ये ना AWS के साथ रिएक्ट आना जरूरी नहीं है। देखें असल होगा क्या, कोई भी आपको रिएक्ट की एप्लीकेशन देगा तो वो आपको बोलेगा कि यार ये वेब सर्वर पे डिप्लॉय करना है, तो वो आपके पास पब्लिक का फोल्डर होगा, वो आप कहाँ पे डिप्लॉय करोगे। मैंने ये आपसे कहा था जब हम EC2 कर रहे थे कि आप अभी हम क्या कमांड यूज करते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखें चलें, अभी आप ये बात चल रही है तो मैं बता देता हूँ। लाइन अभी हम कौन सी प्रेजेंटेशन की ऊपर है ये याद रखिएगा, 65, हम चलते हैं 37। इसमें हम क्या बता रहे हैं, कोई ये लिनक्स तो सबने पढ़ी है ना, हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कोई बता दे मुझे थोड़ा सा। प्रिंट करवाने से। हाँ प्रिंट करवाने, कहाँ पे प्रिंट हो रही है ये फाइल में, अगर हम राइट कर रहे हैं इको, ये वाली लाइन राइट कर रहा है, कहाँ पे राइट कर रही है एक्चुअली, वेब पेज पे index.html पे। ऐसा ही है, सही है, हम सब एक ही पेज पे, ऐसा ही है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि मेरे पास पब्लिक का फोल्डर मौजूद है जिसमें रिएक्ट की बात कर रहा हूँ, रिएक्ट का फोल्डर मेरे पास मौजूद है बिल्ड का। जी यस सर। रिएक्ट के बिल्ड के फोल्डर के अंदर आपको index.html की फाइल मिलती है। यस सर। ठीक है, क्या मैं ये कर सकता हूँ कि वो पूरा जो बिल्ड का फोल्डर है वो यहाँ पे पेस्ट कर दूं HTML के अंदर, तो क्या होगा? कभी सोचा किसी ने? उस फाइल में लिख देगा सर, वो आपकी पूरी एप्लीकेशन रन करके दे देगा आपको मेरे दोस्त। सर अगेन प्लीज, अगर हम अपना बिल्ड का फोल्डर किधर पेस्ट करें? मैं बताता हूँ, मैं कहता हूँ क्या हो गया भाई, चल एक मिनट दीजिएगा, ये पता नहीं
चल क्यों नहीं रहा? सही है, ओनली व्यू भी है। ओके, मैं खुद ही ओनली व्यू पे हूँ, ये बड़ी अच्छी चीज हो गई जादू। खैर, एक कमांड आपको तो पता ही होगा ना, ये टर्मिनल पे चलते हैं। चले, मैं आता हूँ mkdir डेमो डैश वेब, ठीक है, डैश रिएक्ट cd डेमो। अब ये सोचें, इसके अंदर आपके पास पड़ा हुआ है एक फोल्डर, कौन सा? बिल्ड का। और इस बिल्ड के फोल्डर के अंदर आपके पास फाइल पड़ी हुई है इको, बल्कि टच कर लेते हैं जल्दी जल्दी, टच इंडेक्स डॉट html एंड my.js. अभी कितनी फाइलें पड़ी हुई हैं? ऐसे ही होता है बिल्ड का फोल्डर आपके पास यूजुअली, यस ऐसे ही है ना? क्या मैं ये नहीं कर सकता कॉपी एवरीथिंग, कॉपी माइनस rf, क्योंकि फोल्डर्स भी होंगे, डॉट यहाँ की सारी चीजें लेके चले जाओ कहाँ पे, var www/html। क्या ये पॉसिबल है? वैसे ये बताएं थोड़ा सा। ये कॉपी करते हैं। यस सर, ये क्या करेगा वैसे? पूरी ये एप्लीकेशन आप- कॉपी कर देगा। हाँ, आप अभी जिस करंट फोल्डर में खड़े हुए हैं, जो आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन बिल्ड हुई हुई है, वो उसको पूरी कॉपी कहाँ पे कर देगा? सर्वर में। ठीक है। और जब मैं यही वाला जो मेरी इंस्टेंस की आईपी है, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या होगा? एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो, आपकी एग्जैक्टली आपकी रिएक्ट की जो पूरी एप्लीकेशन है वो चल जाएगी, क्योंकि सबसे पहले क्या चलेगा? index.html का पेज। जैसे index.html का पेज चलेगा तो उसके अंदर सारी चीजें रिएक्ट की जो भी आपने बनाई हुई हैं एप्लीकेशन, वो पूरी की पूरी चल जाएगी। चलेगी नहीं चलेगी? चलेगी। चलेगी। ये मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी कहा था, आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक किसी ने ट्राई नहीं किया। अब जरूर कीजिएगा। लेकिन कोई भी एक रिएक्ट की सिंपल सी एप्लीकेशन बनाए जो बल्कि डिफॉल्ट है वही, उसको बिल्ड करें और वो बिल्ड का फोल्डर यहाँ पे आना चाहिए। अब ये सवाल आप लोगों का ये भी आएगा कि सर रिएक्ट का फोल्डर तो मेरे सिस्टम में मौजूद है, अब मैं क्लाउड के ऊपर यहाँ पे कैसे लेके आऊं? तो कोई जवाब देगा इसका? अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। ये सीधी अब के अलावा क्या पॉसिबल है कि मैं अपने इमेज नहीं, इमेज के अलावा भी क्या ये पॉसिबल है कि मैं उसी लिनक्स मशीन के ऊपर SSH करके उस मशीन के ऊपर गेट इंस्टॉल कर दूं और गेट के साथ फिर तो मैं एक्सेस कर सकता हूं ना उसको? पुश कर सकते हैं जी। पॉसिबल है ना? यस सर। ये कीजिएगा, ठीक है आप लोग। चलें आगे चलें। गिट के अलावा क्या ऑप्शन है वैसे अपलोड के लिए, मतलब FTP? यार गिट के अलावा मैं बता देता हूँ आपको, चलें पूछा है तो आपने, इसमें एक होता है SCV भी कर सकते हैं अपनी लोकल मशीन से। अपनी लोकल मशीन से ना हम SSH कॉपी भी करवा सकते हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है हाउ टू कॉपी रिमोटली वाया SSH, होता है इसमें। दोनों तरीके से हो सकता है। आप अपने रिमोट सर्वर से लोकल के ऊपर भी डेटा लेके आ सकते हैं और लोकल से रिमोट सर्वर के ऊपर भी लेके जाते हैं। ये रहा SCP, ठीक है। ये थोड़ा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। तो ये पॉसिबिलिटी है, आप अपने सिस्टम से SSH करने के बाद अपने सिस्टम से डेटा वहां भी लेके जा सकते हैं और वहां से अपने सिस्टम से डेटा यहाँ भी लेके आ सकते हैं। तो दोनों वाइस वर्सा। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्या? लेकिन ओके सर, SCP ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। तो है मजेदार चीजें, इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग ऐसी चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो अच्छा है, मजा आएगा। अच्छा ये देखें, एक हमारे पास ऑप्शन होता है डिलीट ऑन टर्मिनेशन। ये क्या करेगा? टर्मिनेट होने पे डिलीट हो जाएगा इंस्टेंस। एग्जैक्टली जो इसके साथ डिफॉल्ट आता है उसमें ऑप्शन होता है हमारे पास कि ये पहले से चेक लगा होता है डिलीट ऑन टर्मिनेशन। तो क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी विंडोज वगैरह या ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है, 8 GB के अंदर सारा काम, कैशिंग वगैरह के लिए। इससे ज्यादा हम उसमें काम नहीं करते, उसमें हम डेटा नहीं रखते। तो डेटा हम रखेंगे तो यूजुअली हम किस में रखेंगे? अपने EBS वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, जो अभी हमने बनाया था। तो ये याद रखिएगा, कभी भी आप डेटा रखें तो अपने EBS वॉल्यूम में रखिएगा, इसमें नहीं रखिएगा। क्योंकि अब मैं जैसे इसको अभी टर्मिनेट करने जा रहा हूँ, देखिएगा तो वहां से अभी देखिए मेरे पास कितने मौजूद हैं वॉल्यूम्स। अब ये नोट कर लें, 2 वॉल्यूम्स मौजूद हैं इन यूज। ये वाला कौन सा? ये जो डिफॉल्ट है 8 GB का, जो इसके साथ आया हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैं डिलीट करूंगा तो ये भी गायब हो जाएगा। देखते हैं,
इंस्टेंस स्टॉप, डेफिनेटली स्टॉप करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ टर्मिनेट, यस टर्मिनेट कर दो इसको। ठीक है, ये टर्मिनेट हो गया। हम चल के देखते हैं, जब तक वॉल्यूम है तो यहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है इसके साथ। ठीक है, देखें इन यूज से अवेलेबल तो हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ डी अटैच हो गया। अब ये देखें जो बना हुआ था वो रिमूव हो गया, और जो मैंने बनाया हुआ था, लेट्स से अगर मैंने इसमें कोई डेटा कॉपी किया होगा तो क्या वो इसमें मौजूद होगा अभी? बिल्कुल मौजूद होगा। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब सवाल है कि क्या ये पॉसिबल है कि अभी मेरे पास इस जोन के अंदर मैंने बना लिया, इस जोन का डेटा मुझे किसी और जोन में भी चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगा? लेकिन क्योंकि EBS नहीं, जोन चेंज का ऑप्शन तो है ही नहीं हमारे पास। जोन के साथ अटैच करूं S3 दूसरे जोन से अटैच करूं? नहीं, अभी S3 नहीं, अभी हम EBS पे हैं। अभी इसका एक और तरीका आसान सा ये है कि हम इससे क्या करते हैं, समझ गए? इससे हम तरीके से हम अपनी लेके, लेकिन हम जोन दूसरा सिलेक्ट कर लेंगे। यस, ठीक है, हम कर लेते हैं ये काम। कहाँ पे है? पहले मैं जरा वो देखूंगा, एक मिनट दीजिएगा मुझे, पहले मैं अभी देखूं कि अच्छा मैं अभी कौन सी पे हूँ। ठीक है, और डी से मैं कर रहा हूँ इसका स्नैपशॉट कर रहा हूँ फ्रॉम 1D। ठीक है, इंक्रिप्शन टैग बैक करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, टैग कर सकता हूँ, नेम कर दूंगा तो टैग के अंदर नेम आ जाएगा फ्रॉम 1D। सेव से चल आगे चलते हैं। अब ये जो है स्नैपशॉट्स आपके पास यहाँ पे स्नैपशॉट्स आते हैं, ये रहा स्नैपशॉट्स। ठीक है, ये आ गया स्नैपशॉट जो भी मैंने बनाया था फ्रॉम 1D, ये रहा। अब मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ। अब इस स्नैपशॉट से मैं क्या बना सकता हूँ, क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट। अब देखें मैं 1D में था, अब मैं कहाँ जा सकता हूँ, यहाँ भी करें बने। तो इस तरीके से आप अपनी इमेजेस, अगर आपके पास कोई EBS वॉल्यूम मौजूद है और आप चाहते हो कि इसके साथ वो करना है, किसी और जोन में लेके जाना है, तो आपको स्नैपशॉट बनाना है, फिर उससे आपको एक इमेज बनानी है। ठीक है सर, स्नैपशॉट इमेज ही होगा इसके साथ? एग्जैक्टली, वो यही करता है। और वैसे तो यूजुअली एक है क्या, ये रनिंग कंडीशन के अंदर भी आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, डिटैच करके लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं अपने क्लास के साथ सारी चीजें रिमूव करता रहूं, ताकि मेरे पास कोई चीज रह ना जाए। ठीक है, ओके, तो इंस्टेंसेस अभी सारे के सारे टर्मिनेटेड गुड हो गया। EBS मैंने देख लिया, AMI देख लिया, EBS समझ में आ गया। कोई ऐसी चीज जो EBS में समझ में ना आई हो, बनाना हमने देख लिया, अटैच करना देख लिया, डिटैच करना देख लिया, हमने उससे स्नैपशॉट बना लिया, फिर हमें अगर वही वाला डेटा किसी और जोन के अंदर चाहिए तो हमने स्नैपशॉट से एक वॉल्यूम भी बना के देख लिया। ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आई हो? क्लियर है सर? क्लियर है, गुड है, गुड है। सर ये सिंक भी रह सकता है वॉल्यूम? सिंक से मतलब समझाइएगा। बल्कि मैंने एक मॉडिफिकेशन की है एक रीजन में, और उसको स्नैपशॉट लेके दूसरी जगह पे ले दे। एक दफा जो स्नैपशॉट बन चुका, उसके बाद अगर आप चेंज करते हैं तो आपको फिर दोबारा स्नैपशॉट बना के फिर दोबारा काम करना पड़ेगा। ये सिंक वाला काम नहीं है। चलिए ठीक, थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा जी। तो अच्छा, हमारे पास जो EC2 स्टोर आता है, जो जिसके साथ आता है, उसकी जो 8 GB हमें डिफॉल्ट मिल रहा होता है, जो उसकी लिमिटेड परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, बेटर, और ये इसका एक सबसे बड़ा मसला है कि स्टोर लूज हो जाता है जब हम इसको स्टॉप करते हैं। ये ज्यादातर काम आता है बफर कैशेज वगैरह के अंदर टेम्परेरी कंटेंट रखने के लिए,
और इसमें ये भी है कि अगर आपका हार्डवेयर किसी भी रीजन की वजह से वहां पे फेल हो गया तो आपका डेटा लॉस हो जाता है, तो इसकी बैकअप की और एप्लीकेशन की जिम्मेदारी पूरी आपके ऊपर होती है। ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आईओप्स है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आपके। ये रही ईवीएस वॉल्यूम टाइप, 6 टाइप्स है हमारे पास, GP2, GP3, IO1, IO2, ST1 और SC1। ठीक है, ये जनरल पर्पस हार्ड ड्राइव्स है, नॉर्मल है, प्राइस भी नॉर्मल है इसकी, और परफॉर्मेंस जैसे नॉर्मल हार्ड ड्राइव्स की आपको मिलती है वैसी है। इसमें बड़ी हाई लेटेंसी वगैरह है हमारे पास IO1 और IO2 के अंदर, और इसमें भी डेफिनेटली वैसा ही है, लेकिन प्राइस इसकी थोड़ी सी जनरल पर्पस से ज्यादा है। ST1 कॉस्ट लो है इसकी, फ्रीक्वेंसी थ्रू आउटपुट इंटेंसिव वर्कलोड्स के लिए है, और SC1 ज्यादातर यूज करते हैं वर्कलोड्स के लिए, यानी आपने ज्यादा काम करवाना है या कुछ करना हो तो डिजाइन ही ऐसी हुई है कि लेस फ्रीक्वेंट एक्सेस के लिए हम यूज करेंगे इसको। लेस से मतलब कि लेट से आपने कोई डेटा स्टोर बनाया हुआ है और वो सिर्फ डेटा रखने के लिए आपको चाहिए, तो हम लोग चले जा सकते हैं SC1 के ऊपर, तो आपके पास अच्छा खासा डेटा आप डाल के छोड़ दो, उसमें कोई टेंशन नहीं है आपको। अब ये देखें, हमने वहां पे देखा था एक ये चीज है, और एक और पॉइंट है वो भी बताता हूँ। ये देखें, GP2, GP3, IO1, IO2, सर इसमें वॉल्यूम टाइप्स में से रिकमेंडेड कौन सी है? रिकमेंडेड नहीं है, ये डिपेंड करता है आपको कौन सी यूज करनी है, किस वक्त यूज करनी है। ठीक है, अब जैसे ये देखें GP2, GP3, IO1, IO2, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज कर सकते हैं हम? बूट वॉल्यूम्स के लिए। लाइक अभी जो हमारे पास 8 GB का जो बनता है वो GP2 का बनता है, उस तरीके से अगर हम चाहे GP3 का भी बना सकते हैं, IO1 का भी बना सकते हैं, IO2 का भी बना सकते हैं, जिसमें बूट टाइम्स होते हैं आपके, यानी OS होता है। बूट वॉल्यूम्स का मतलब जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है। क्या मैं ST1 और SC1 के अंदर बना सकता हूँ बूट वॉल्यूम्स? नहीं बना सकता। ठीक है, अब जैसे ये देखें, अब इसकी थोड़ी सी और डिटेल में मैं बता देता हूँ। जनरल पर्पस SD के अंदर क्या हमारे पास मौजूद है, 1 से लेके 16 GB तक के टेराबाइट्स मौजूद है, सॉरी GB नहीं टेराबाइट्स है। GP3 के अंदर इसके आउटपुट्स इनपुट्स बहुत ज्यादा है, और GP2 के अंदर थोड़ा सा लो है उससे। ठीक है, तो जैसे इसमें 125 मेगापिक्सल, अरे यार एक तो ये मेरा माउस बहुत तंग कर रहा है आजकल। ठीक है, तो IOPS मल्टीप्लाई बाय 16,000, इस तरीके से हम 3 IOPS पर GB डाल सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से ये इसकी डिटेल्स हैं, ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा कैलकुलेशन के हिसाब से। प्रोविजंस IOPS के अंदर IO1, IO2, ब्लॉक एक्सप्रेस और सपोर्ट EBS मल्टी अटैच, ये भी अच्छी चीज है इसके। इसका क्या मतलब है सपोर्ट EBS मल्टी अटैच? EBS में क्या होता था, जो अभी हमने GP2 यूज किया था, उसमें एक से अटैच हो सकती है, इसमें एक से अटैच हो सकती है, लेकिन जब हम इस पे जाते हैं IO1 और IO2 के अंदर, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मल्टी अटैचमेंट कर सकते हैं, मल्टी अटैचमेंट कर सकते हैं। यानी जो आप सिंक वाली बात कह रहे थे ना, किसी ने कहा था कि क्या डेटा सिंक रहेगा, उस केस में सिंक नहीं रहेगा, लेकिन इस केस में क्या रहेगा, आपका डेटा सिंक रहेगा। यानी आप एक जगह फाइल कोई आपने बना ली तो आपके पास दूसरी जगह पे अवेलेबल हो जाएगी। अभी करके देखते हैं इसको। सर ये मुख्तलिफ जोनों में भी होगा? सॉरी, ये जो अटैचमेंट होगी ये IO में, ये मुख्तलिफ जोनों में भी होगी, मतलब जैसे वन नहीं, EBS जोन नहीं, EBS जोन स्पेसिफिक है। अच्छा, एक जोन में भी जो मल्टीपल इंस्टेंसेस उसमें हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये कैन नॉट बी अ बूट हो सकता है, 125 से 16 TB तक जा सकता है। ठीक है, ये तो सारी चीजें सिंपल सी थी जो आपकी नॉलेज के लिए। ये जरा एक दफा पढ़ लीजिएगा, जो कि डेटा एग्जाम के क्वेश्चंस में आता है, तो ये थोड़ा सा एक चार्ट है ना, रफली अपने ध्यान में बिठा लीजिएगा इसको। ठीक है, EBS मल्टी अटैच IO2 IO फैमिली का ये फायदा है कि हम एक ही अटैचमेंट यानी अपना EBS स्टोर मल्टीपल इंस्टेंसेस के साथ अटैच कर सकते हैं, जबकि GP2 और GP3 में हम ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी कोई चीज जो मैं मिस ना करूं। मस्ट यूज लिनक्स के, हाँ ये भी एक चीज है कि उसको हमें लिनक्स के साथ यूज करना होगा। ठीक है,
लिनक्स की मशीन के ऊपर ही यूज होगा, लेकिन ये इसके जो फॉर्मेट्स है वो ये नहीं होने चाहिए, XFX और EX4। इसका एक अपना फॉर्मेट होता है, वो भी हम देखते हैं कि इसका कौन सा फॉर्मेट है। ठीक है, EFS पे जाने से पहले हम लोग पहले ये देख लेते हैं, बल्कि ये देखने की जरूरत नहीं है, सॉरी, क्योंकि ये आप लोग खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ आपको आईओ चेंज करना है, इसका आईओ चेंज करने, सॉरी टाइप चेंज करनी है, और टाइप चेंज करने के बाद उसको अटैच करके देखना है, सिंपल है। ये इंटरेस्टिंग है, ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि EBS और EFS के अंदर दो फर्क, जो फर्क है वो ये दोनों स्टोरेज ही है, लेकिन EBS के अंदर ये है कि हम उसको जोन वाइज यूज कर सकते हैं, ये जोन वाइज नहीं है, ये मल्टी जोन अवेलेबल होता है EFS। और मजे की बात है EFS थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन इसमें यह है कि आप जितना डेटा यूज करेंगे, जिस तरीके से हम EBS के अंदर हम बता देते ना 8 GB चाहिए, 2 GB चाहिए, 3 GB चाहिए, लेकिन हम EFS के अंदर ये नहीं बताते कितना GB चाहिए, ये कहते हैं जितना आप डेटा डालोगे आपको उतना चार्ज होगा। ठीक है, और इसके अंदर एक और अच्छी चीज ये है कि अगर आप इसके अंदर एक और चीज है कि आपकी फाइल्स यूज नहीं होती, लेट से आप इसके अंदर टाइम होता है 3 दिन, 7 डेज, 30 डेज, व्हाटएवर, तो जितने दिन अगर आपकी फाइल यूज नहीं होती ना, तो वो EBS-IA के अंदर है ना, इनका एक समझ लें एक स्टोरेज ही है, उसके अंदर वो फाइल्स को मूव कर देता है। तो ये क्या हो गया कि आपके पास जो आपकी स्टोरेज बन रही है ना, वो और कम होती जाती है, कि उसको पता है कि ये यूज नहीं हो रही, और जब ये यूज नहीं हो रही तो वो उसको EFS-IA के अंदर मूव कर देता है। लेकिन डेफिनेटली जब आपको वापस चाहिए वो वाली फाइल, तो उसके चार्जेस हैं कुछ, लेकिन यह है कि आपकी स्टोरेज कम होती जाती है। जैसे मेरे पास एक फाइल है, PDF की फाइल है, जो कि मैं यूज ही नहीं कर रहा और 1 महीने से, तो वो क्या करेगा, वो जो PDF की लेट से 25 MB की फाइल है, तो 25 MB की फाइल को वो मूव कर देगा अपने पास EFS के अंदर, IA के अंदर। वो मैं दिखाता हूँ, एक समझ लें अपने पास एक अलग से स्टोरेज में मूव कर देगा। आप ये समझे अभी थोड़ी देर के लिए, उससे क्या हुआ, आपके वापस 25 MB की स्पेस फ्री हो गई। जब 25 MB की स्पेस फ्री हो गई, तो उसका मतलब वो उसका चार्ज नहीं करेगा आपको। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कोई जरूरी फाइल थी जो मेरे प्रोग्राम का हिस्सा थी, जो बाद में यूजर को जरूरत पड़ी है, तो वो सब नहीं, ये एफिशिएंटली ये काम करता है, ये काम एफिशिएंटली करेगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं, ये काम एफिशिएंटली करेगा, इसको पता है मतलब कि कौन सी फाइल्स यूज हो रही हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जो DLL फाइल्स होती हैं, वो डेफिनेटली जब आप यूज करते हैं तो पता चल जाती है उसको, तो मसला नहीं है, हो जाता है। EFS के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ लिनक्स के साथ अभी कॉम्पेटेबल है, विंडोज के साथ नहीं है। ठीक है, स्केल बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि अभी जिस तरीके से मैं EBS की बात करूं, तो आपको अभी 8 GB की ड्राइव थी, आपकी ड्राइव फुल होने लगेगी तो आपको बढ़ानी पड़ेगी, फिर आप बढ़ाएंगे, तो उसमें हमारे पास एक वो प्रॉब्लम थी कि हमें उसमें बढ़ानी पड़ती थी। इसमें स्केल का कोई मसला नहीं है, आप स्केल जितना डेटा आप ज्यादा डालोगे, डेफिनेटली वो चार्ज उसके हिसाब से होगी। परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, डेफिनेटली 2 टाइप की परफॉर्मेंस आप ले सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास जनरल पर्पस, जो अभी हमने डिस्कस किया, जैसे कोई वेब सर्वर वगैरह अभी हम बना रहे हैं या CMS बना रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग जनरल पर्पस लेंगे। और अगर हमारे पास कोई डेटा मीडिया प्रोसेसिंग बिग डेटा वाला काम है, जिसमें हमारे पास इनपुट आउटपुट बहुत फास्ट चाहिए होता है हार्ड ड्राइव से, तो हम उसके लिए मैक्स IO लेंगे, जिसमें आपके पास परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी आपकी ड्राइव की, हार्ड ड्राइव की। थ्रूपुट मोड में भी यही होता है आपका, बर्स्टिंग और प्रोविज। बर्स्ट के अंदर ये 1 TB 150 MB तक का एक बर्स्ट मार रहा होता है कि स्टेप्स क्या कहते हैं, जैसे आपका नेटवर्क होती है ना, डाउनलोडिंग स्पीड्स बढ़ रही होती है, शूट्स होती है, बर्स्ट लगते हैं, तो ये इस तरीके से। और प्रोविजन के अंदर ये थ्रू आउटपुट स्टोरेज साइज 1 GB से 1 TB स्टोरेज तक जा रहा होता है, यानी बढ़ता जाता है। तो बहुत डिपेंड, देखें ये सारी चीजें पता है किस तरीके से पता चलेगी कि हमें यूज कब करना है। अब मैं सबसे पहले, मैं अगर जनरल अपनी बात करूं, अगर मैं सबसे पहले कोई एप्लीकेशन बनाऊंगा तो मैं किसके ऊपर जाऊंगा, सबसे पहले जनरल पर्पस के ऊपर। इससे मुझे पता है कि अभी मेरा काम चल जाएगा। लेकिन अब टाइमली मुझे पता चलता है
सॉरी, 1 मिनट दीजिएगा बस। हाँ, तो टाइम भी मुझे पता चलता है कि यार अब मेरे पास डेटा ज्यादा हो गया है, स्पीड स्लो हो रही है, तो फिर आप परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं। तो फिर आप अपनी एप्लीकेशन को देखते हैं कि क्या मेरी एप्लीकेशन में तो ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से ये स्लो चल रहा हो। आप देखेंगे अपना कोड वगैरह देखते हैं, आप कहते हैं नहीं यार ये मेरा कोड तो बिल्कुल सही चल रहा है, इससे ज्यादा तो मैं इसको परफॉर्मेंस इसकी बेहतर हो ही नहीं सकती। तो फिर आपको लगेगा कि यार अच्छा अब यार ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा हार्डवेयर की तरफ से लोड आ रहा है, अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी डिस्क की परफॉर्मेंस बढ़ानी चाहिए, तो आपने मैक्स आईओ कर दिया। तो इस तरीके से होता है सारी चीजें। या तो फिर आपके पास बिल्कुल प्रॉपर आपके पास क्या कहते हैं वो आते हैं स्पेसिफिकेशंस कि यार मुझे ये चाहिए जिसके अंदर ये होना चाहिए, जिसके अंदर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो फिर आप अपने हिसाब से देखते हैं कि अच्छा तो ये चाहिए, तो ये जनरल पर्पस से क्या इसका काम पूरा हो जाएगा जो स्पेसिफिकेशन आई हुई है। नहीं होगा तो फिर आपको किसकी तरफ जाना पड़ेगा, मैक्स आईओ की तरफ, प्रोविजन की तरफ जाना पड़ेगा, टेस्टिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये चीजें जो आपको टाइमली चीजें पता चलेगी, लेकिन आपको नॉलेज में होना चाहिए कि हाँ यार ये सारे पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। जैसे ये लाइफ साइकिल की बात कर रहा था, ये मूव कर देगा फाइल से नंबर ऑफ डेज। मैक्स आईओ बेहतर, हाँ डेफिनेटली बहुत बेहतर है। लिखा हुआ है ना कि अगर आपको इसमें हायर लेटेंसी लिखा हुआ है, क्योंकि लेटेंसी तो कम हो तो बेहतर होती है, तो ये मुझे नहीं समझा। ये एक्चुअली बिग डेटा और प्रोसेसिंग के लिए होता है ना। बिग डेटा में डेटा आपके पास बहुत ज्यादा होता है, आप उसके ऊपर कोई बैच प्रोसेसिंग लगा दी तो, या मीडिया प्रोसेसिंग की बात करते हैं कि मीडिया के ऊपर बड़ी बड़ी वीडियोस के ऊपर आपने कोई एडिटिंग करवाई है या प्रोसेसिंग कोई चलाई हुई है, तो डेफिनेटली उसमें टाइम लगता है। तो अगर उसमें ज्यादा उस हिसाब से अगर आप देखें तो मैक्स आईओ ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, क्योंकि स्पीड चाहिए ना आपको काम करने के लिए, तो स्पीड आपको मैक्स आईओ के अंदर जनरल पर्पस के अंदर वो वाली स्पीड नहीं मिलेगी। आप नॉर्मल वेब सर्वर सीएमएस चला दें, अपनी वेब एप्लीकेशन या हमारा सर्वर चला लें तो कोई मसला नहीं। ओके सर, सॉरी, ठीक हो गया। अच्छा, ईबीएस और ईएफएस के अंदर क्या है ये इसका पढ़ लीजिएगा। वैसे जो ज्यादातर चीजें तो अभी तक मैंने बता चुका हूँ आपको, ये वही वाली हैं, मल्टी हो सकती हैं। या ये दोनों एक ही स्लाइड्स आ गई हैं, ठीक है ठीक है। चले अब ईएफएस बना के देखते हैं जल्दी से। ठीक है, चलें ये एफएस पे चलते हैं। ये मैंने यहाँ पे पहले से आई थिंक गाइस प्रॉब्लली बस नहीं करना चाहिए। ईएफएस करके बस कर दें ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत ज्यादा ये प्रैक्टिस नहीं होगा इतना ज्यादा हमारे से। नहीं देखें प्रैक्टिस क्यों नहीं होगा, मुझे बताएं आज हमने क्या किया। सर हमने आज सारा पोस्टमार्टम KC2 का सही है, और उसके बाद AMI देखा और EBS देखा। चलें तो फिर ये नेक्स्ट क्लास में छोड़ दूं, अगर सब एग्री करते तो मसला नहीं है। लेकिन आप लोगों को शर्त ये होती है कि आप लोग खुद प्रैक्टिस करें जो आज हमने पढ़ा है। आज हमने EC2 देख लिया कंप्लीटली, AMI देखा और EBS देखा। ये तीनों चीजें आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करके आनी है। एक दफा रिएक्ट की एप्लीकेशन आपको डिप्लॉय करके देखनी है। और एक काम मैंने और बोला था जो मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा, वो क्या था? एक्सप्रेस। हाँ मैं बता देता हूँ, मुझे आ गया जहन में। EBS का जो वॉल्यूम है हमने अटैच तो करके देखा, उसको यूज करके नहीं देखा, वो आपको यूज करना है। ठीक है सर, इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और किसी का कोई सवाल है तो बता दे तो हम सवाल जवाब ले लेते हैं, वरना तो फिर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह मिलते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं थोड़े से। हाँ बोल दें, अभी अपना हमारे पास टाइम है, कोशिश करते हैं। सर मैं पूछ रहा था जो अभी मैंने ना वो अकाउंट बनाया उस पे मेरे 50
$5 ऐड दिया, वो कंसोल वगैरह की समझ नहीं आ रही समझे वो क्या होता है। थोड़ा सा मैं पहले लेक्चर जो था शुरू वाले उसे इतना समझ लेके अटेंड नहीं कर सका या उनको फॉलो नहीं कर सका। कंसोल क्या चीज होती है जो AWS की होती है, उसमें हम क्या कर सकते ये है हैं? ना, ये मैनेजमेंट कंसोल है ना इसका, AWS का मैनेजमेंट कंसोल है, ये पूरा मैनेजमेंट कंसोल है जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये EC2 S3 और ये डायनामो DB वगैरह सारा इसमें आता है? हाँ हाँ, किसमें आता है सॉरी वापस? इसी में कंसोल के अंदर ही? हाँ हाँ, ये सारे, ये देखें ये सर्च का, ये सर्विसेज के अंदर देखें ये भरा पड़ा हुआ है। अगर आपको सर्च करना हो, आप डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर रहे हैं EC2, जल्दी आ जाएगा आपके पास, ये आ गया EC2। अगर मुझे EFS पे जाना था, EFS, ये आ गया EFS। आपको डायनामो DB पे जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है डायनामो DB, तो ये आ गया। EC2 स्टैंड्स फॉर? इस तरीके से आप जिस तरीके से करते रहे आज इंस्टेंसेस के लिए ये नाम दिया हुआ है इसने अपना EC2। EC2 के अंदर आपके पास वर्चुअल मशीन्स होती हैं Amazon की। ठीक है सर, ये जो इंस्टेंस होती है हमारी, ये इंस्टेंस एज ही ना जैसे एक एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन नहीं, एक मशीन है। अच्छा, मशीन है। हाँ मशीन है, एप्लीकेशन नहीं। ठीक है, इसमें हम एप्लीकेशन को रन करते हैं? हाँ, आप एप्लीकेशन को रन करेंगे क्योंकि ये आपकी वर्चुअल मशीन्स हैं क्लाउड के ऊपर, तो आप उसके अंदर अपनी मशीन्स अपनी मतलब एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं। इसके साथ साथ हमने आई थिंक मुझे याद है कि हमने लास्ट क्लास में आई थिंक नोट की एप्लीकेशन को भी एक दफा हेलो वर्ल्ड करके देखा था शायद, अगर मुझे याद आ रहा है, पता नहीं सही। नोट की सर की तो थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं ना सही तरह उसको जो पिछली क्लासेस गुजरी है ना उसमें उससे इतना फॉलो नहीं कर सका, और मतलब कि ना समझ भी मुझे नहीं थी आ रही सही तरह। कोई मसला नहीं, हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करें नेक्स्ट क्लास में। हाँ, आप प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह चीज समझ में ना आए। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, भावल नगर से आपकी बात कर रहा हूँ सर। मैंने आज ज्वाइन की है आपकी क्लास, अनफॉर्चुनेटली मैं पिछली क्लासेस नहीं ले सका। जी सर, पहली क्लास है। तो सर काइंडली वो पोर्टल पे प्रेजेंटेशन ये शेयर कर दें या फिर कोई और लिंक बता दें, क्योंकि प्रेजेंटेशन को देखता है और फिर बंदा रिकॉर्डेड लेक्चर सुनता है तो ज्यादा समझ में आ जाता है। तो या पहले प्रेजेंटेशन को देख चुका होता है, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर सुनता है तो फिर उनको सही फॉलो कर लेता है। तो क्योंकि वो पहले से प्रिडिक्ट होता है कि ये चीज डिस्कस की जाएगी, उस पर बंदा यानी कंसंट्रेट कर लेता है। तो वो अवेलेबल नहीं है मेरे पास, ये जो आप क्लासेस में प्रेजेंटेशन से जिसमें आप राइट जी सर, ग्रुप में मैं अभी ऐड होना चाह रहा था, वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड करते हैं, उनके मेंबर्स फुल हो चुके हैं सर। जो ग्रुप है अभी जो लिंक शेयर किया गया चैट में बने हुए हैं, कोई शेयर कर दे 3-4 ग्रुप जो बने हुए ना चैट पे, ताकि सर काइंडली कोई और ग्रुप नया ग्रुप बनाया भाई ने एक। देखो हमारी क्लास जो है ना वो तकरीबन 200 के करीब है और ग्रुप 600 मतलब लोग ऐड 3-4 ग्रुपों में। क्या चक्कर है सर? ये काइंडली एक ग्रुप बनाए जो हमारे बाकी क्लासमेट्स हैं सारे, इधर उधर से काफी जनता अंदर घुसी हुई है मैं देख रहा हूं। तो इसका आसान सा ये है कि अभी कोई एक ग्रुप बना दे और यहाँ सर बनाया भाई ने, ये भाई है कोई ने बनाया है तो उसको ज्वाइन कर ले, चैट में सर चेक कर। सर वो जो ग्रुप में हमारा चल रहा है ना 1 साल से, जिसमें आप भी है, उसमें 257 कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये है कि 3-4 ग्रुप बने हैं ना, कुछ 3-4 ग्रुप चल रहे हैं ना, कुछ लोग शायद ज्यादा है, कुछ लोग डुप्लीकेट है, कुछ लोग जो है वो कुछ ग्रुप्स में स्पेसेस है। तो अब इसका क्या तरीका ये समझ में नहीं आ रहा कि क्लास के अंदर मेरे पास मैंने अभी देखा है तो 100-150 से बच्चे ऊपर जाते ही नहीं है। अभी भी देखिए पार्टिसिपेंट में देख रहा हूँ तो 50 के करीब ही हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। ये खैर देखते हैं, इसको फिगर आउट कर लेंगे। ये वाकई बड़ा खत्म सर वो लोग जो क्लास अटेंड करते हैं, अगर आप जैसे आप कह रहे हैं कि अगर आप नया ग्रुप बना लें उसमें उसका लिंक शेयर करते हैं तो कैसे कर देते हैं? जो एक्टिव लोग होंगे वो आ जाएंगे और जो पैसिव होंगे वो निकल जाएंगे। सारे नेक्स्ट क्लास बाकी सारे कर दो, खत्म कर दो। अच्छा, मुझे बहुत शोर आ रहा था तो इसलिए मैंने सब म्यूट कर दिया। बहुत चाहिए सर। तो ये कर सकते हैं कि इंस्टेंस को माइग्रेट करने के लिए सर बता दें कि क्या कर सकेंगे। अगर एक इंस्टेंस रनिंग में और उसको माइग्रेट करना है हमने किसी और से और हो जाएगा करते हैं। ये नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीजें करके देखते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। माइग्रेशन वाला काम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है? बहुत आसान है। क्लाउड पे यही तो सबसे मजे की चीज है कि आपको ऑन क्लिक से सारा काम हो जाता है। अगर आप ये सोचा अगर आपके पास ये
फिजिकल मशीन होती तो अगर आपको अपग्रेड करना हो तो कितना प्रॉब्लम होता है। तो नेक्स्ट क्लास में एक और टॉपिक है हमारे पास स्केलेबिलिटी और हाई अवेलेबिलिटी, तो उसमें भी आपको काफी चीजें बेहतर पता और चलेगी। सर क्लाउड से अगर हमने अपना इंस्टेंस से डाटा लेके कहीं यानी हमने डाउनलोड करना है तो कोई इमेज वॉल्यूम कोई तरीका है सर इसका, हम इसको कर लें? मैंने अभी बताया ना कि एससीपी एक तरीका है, दूसरा आसान सा जो हल यूज जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये करते हैं कि अपने डेटा को गिट पे डाल दिया, यानी अपनी एप्लीकेशन गिट पे डाल दी, गिट पे सर्वर पे पुल भी ले लिया और सर्वर से पुश भी कर सकते हैं आप। डेटाबेस के लिए फिर क्या करेंगे, वो बैकअप्स लेने पड़ेंगे हमें? बैकअप डेफिनेटली, फिर आप इसको जिस तरीके से अभी हमने ईबीएस वॉल्यूम लिया था ना, तो आप उस ईबीएस वॉल्यूम के अंदर आप अपना सारा डेटा बैकअप करें और फिर किसी भी दूसरी मशीन के अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं। और इमेजेस सर, इमेजेस भी होते हैं ना, इशू ये भी होता है कि इमेजेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं और उनको किस तरह देखें उनके लिए बहुत सारे ऐसे तरीके हैं ना। अब जैसे सर्वर की बात करते हैं, अगर Node.js सर्वर मेरे पास मौजूद है, मैं अगर सर्वर यूज कर रहा हूँ तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं सारी अपने उस सर्वर की इमेज को उठा के अपने पास सेव करवा सकूं, डाउनलोड का ऑप्शन दे सकूं? इस तरह तो नहीं। इमेजेस में कह रहा हूँ कोई सीडीएन हमें सर्वर अलग से क्रिएट करने पड़ेंगे उसके लिए, अगर बहुत ज्यादा नहीं सर्वर क्यों अलग करेक्ट करना, नहीं आपको सर्वर क्यों क्रिएट करना पड़ेगा, आपको स्टोरेज बढ़ानी पड़ेगी ना उस केस पे। तो अगर आपका डेटा ज्यादा हो रहा है, अपना एनवायरनमेंट के लिहाज से कह रहा हूँ, जैसे हमारे इमेजेस काफी जीबीज में चले गए ना मेरे जहाँ पे, मैं कह रहा हूँ उसके लिए मुझे अब ये चाहिए था कि एनवायरनमेंट यानी हमारे बढ़ गए बहुत ज्यादा, यानी उसके बैकअप्स भी लेने मुश्किल होते हैं। तो अब इस चीज को हमने हैंडल करने के लिए हमें वहाँ पे उसको अलग से कोई एक चीज देनी चाहिए ना, एक इंस्टेंस उसका हो। इसके लिए लोग ये करते हैं, इसके लिए फिर एक दो तरीके हैं। एक तो आप बैकअप वाला काम कर सकते हैं जो कि पीरियोडिकली ले रहा हो, अमेज़न ये आपके लिए करके दे सकते हैं, या तो एक दूसरा काम कर सकते हैं कि आप इसको मल्टी जोन के ऊपर लेके चले जाएं ताकि इसकी हाई अवेलेबिलिटी भी हो जाए कि एक दफा लेट से कोई एक रीजन बंद हो जाता है तो दूसरे रीजन के ऊपर होगा तो आपका डेटा भी सेफ मौजूद है आपके पास और साथ साथ हाई अवेलेबिलिटी भी हो गई और लोड बैलेंसिंग की। हाँ वही लोड बैलेंसिंग भी उसके अंदर आ जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। थैंक यू सर, मैंने आसानी के लिए दोबारा क्रिएट कर दिया है ग्रुप और आपको भी लिंक भेज दी है। ठीक है, इसीलिए है कि हमारे प्रीवियस ग्रुप है वो फुल हो चुके हैं, तो अब ये होगा कि एटलीस्ट जो क्लास में एक्टिव लोग हैं तो उन तक ये मैसेज चला गया तो वो लोग एटलीस्ट ऐड नहीं हो रहा इसमें भाई, ये चैट जो बनाया इसमें बच्चे पूरे नहीं है अभी। नेक्स्ट क्लास में जब 100 प्लस होगी ना स्ट्रेंथ तब करना, और बाकी सारे ग्रुप डिलीट कर देना यार, ये 6 ग्रुप चल रहे हैं तकरीबन। वो यही कह रहा हूँ ना, जब स्टूडेंट हमारे पास ज्यादा होंगे ना तो इसको फिगर आउट कर लेंगे तो मसला नहीं है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं। ओके दोस्तों, हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। जी सर, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।